आप लोगों के साथ अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। आज हम लोग विटामिन डी के ऊपर डिस्कस करने के लिए आए हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है विटामिन डी। इसके ऊपर रिसर्च मैंने कोविड के टाइम में स्टार्ट किया। जनरली मैं सप्लीमेंट बहुत कम देता हूँ और विटामिन डी और B12 एक ऐसी दो विटामिन है जिसकी सप्लीमेंट हम लोगों को लेनी पड़ती है। बट कोविड के टाइम में कुछ रिसर्च पेपर ऐसे आए जिसको लेके मैंने भी काफ़ी पेशेंट्स को विटामिन डी लेने के लिए बोला, खुद भी लिया, अपने स्टूडेंट्स, पेशेंट सबको बोला। और क्योंकि रिसर्च पेपर्स ये इंडिकेट कर रहे थे कि जिनका विटामिन डी 30 के नीचे है उनको इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिनका 30 के ऊपर है उनको इन्फेक्शन अगर हो भी रहा है तो सेवरिटी कम है। इस टाइप के रिसर्च पेपर आ रहे थे, जिसमें से ये एक रिसर्च पेपर है। सेकेंड रिसर्च पेपर ये भी आया कि मोर्टेलिटी रिस्क कम होता है अगर हमारा विटामिन डी 25 OH-D3, इसके बारे में बताऊंगा कि 25 OH-D3 और 125 OH-D3 में क्या डिफरेंस है। तो 25 OH-D3 का अगर हम टारगेट 50 तक रखते हैं तो ये कोविड के मोर्टेलिटी रिस्क कम हो जाते हैं। तो ये जो था कि इसकी जो एब्स्ट्रैक्ट थे कि इन्फेक्शंस होने पे जनरली होता है क्या कि इन्फेक्शन होने से D3 कम होता है, 25 OH-D3। बट ये इंडिकेट कर रहा था कि नहीं, अगर कम होने से हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक रहता है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी आ रहा था इस रिसर्च पेपर के बाद। और मैंने भी अपने प्रैक्टिस में देखा कि मैंने बहुत से लोगों को दिया और आफ्टर 3 मंथ्स जब उन्होंने टेस्ट किया तो उनका विटामिन D3 स्टिल 12 था। तो फिर ये क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर क्या फिजियोलॉजी है, क्यों ऐसा कुछ लोगों में विटामिन डी इम्प्रूव नहीं कर रहा है और कुछ लोगों में इम्प्रूव कर रहा है। तो मैंने फिर इसके ऊपर मैं रिसर्च किया तो देखा, ये आप पेपर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टेस्ट जो है अभी विटामिन डी का ही लोगों के ऊपर हो रहा है। सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर जो पब्लिश हो रहा है वो भी विटामिन डी के ऊपर ही हो रहा है। तो विटामिन डी एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन के लिए। इस कोर्स में हम लोग विटामिन डी के बेसिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अदर टॉपिक्स जो हम लोग फर्दर कोर्सेज में डिस्कस करेंगे क्लासेस में, उसमें टेस्टिंग किसका होना चाहिए, 25 OH-D का होना चाहिए या फिर 125 OH-D का होना चाहिए, और डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स हैं उसके बारे में हम लोगों को उतना जानने की जरूरत नहीं है। बट जनरली डॉक्टर्स लोग डिस्कस करते हैं, जो मॉडर्न साइंस में रहते हैं वो लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। देन रेफरेंस रेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है समझने के लिए कि क्या रेफरेंस रेंज होना चाहिए, जिसमें मैं दिखाऊंगा आप लोगों की वर्ल्ड के जितने फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनके आपस में ही कंट्रोवर्सी है। तो बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जो टेस्टिंग के ऊपर कंट्रोवर्सी है, रेफरेंस रेंज के ऊपर कंट्रोवर्सी है, लेकिन हम बहुत सारे रिसर्च पेपर को देख के कंक्लूड करेंगे कि कौन सा राइट रेफरेंस रेंज है हम लोगों के लिए, कौन सा होना चाहिए। एंड 12 ऐसे रीजंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें कि अगर विटामिन डी लो है तो हमें उसमें विटामिन डी की सप्लीमेंट्स नहीं देनी है। ठीक है, उस कॉज को अगर आप सॉल्व करते हैं तो विटामिन डी अपने आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। देन सप्लीमेंटेशन पे बात करेंगे, सप्लीमेंटेशन कौन सा होना चाहिए, देना है तो कब देना है, कितना देना है। देन डोजिंग के लेके हम बात करेंगे। फिर पुटिंग ऑल टुगेदर कि हम लोग को टेस्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर टेस्टिंग नहीं करना चाहिए तो किस बेसिस पे हमें डायग्नोसिस करना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं विटामिन डी के बेसिक्स के बारे में, विटामिन डी क्या है। तो जैसा कि आजकल इसे हार्मोन भी बोला जा रहा है, बहुत सारे मेजर फंक्शंस हैं इसके, इसलिए और इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। बट ऐसे अगर हम विटामिन को डिवाइड करेंगे तो वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। और इसका जो सोर्स है जनरली हम लोग सबको पता है कि सनलाइट के अंदर में आने पे हमारे स्किन में विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। बट एक्चुअली क्या होता है हमारे स्किन में, तो हमारे स्किन में कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम विटामिन डी का प्रिकर्सर बोलते हैं। 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है। सन रेज यूवी वी रेज के अंदर में इफेक्ट में आने पे ये कन्वर्ट होता है प्री विटामिन D3 कोले कैल्सीफेरोल में। ये कोले कैल्सीफेरोल जब हमारे लीवर में आता है तो इसमें चेंजेस आते हैं अंडर वन एंजाइम, और वो 25 कार्बन पे हाइड्रोलाइज होता है, इसलिए उसका नाम 25 OH-D होता है। ये डायल OH, 2 OH रहता है, एक OH यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल में पहले से रहता है, यहाँ पर एक OH रहता है ग्रुप।
फिर यहाँ पे चेंज होने के बाद सेकेंड OH ग्रुप आता है, इसलिए इसको डायोल बोलते हैं, कैल्सीडायोल, या 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 बोलते हैं। देन अगेन ये 25 हाइड्रोक्सी D3 जब किडनी में आता है तो फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे अगेन हाइड्रोलाइज होता है, इसमें और एक OH ऐड होता है, सो इसको ट्रायल बोलते हैं। ठीक है, डायल है, यहाँ पे ट्रायल हो जाता है, तो या उसको 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D3 बोलते हैं। ये हमारा एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 है और ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 है। तो और डिटेल में अगर हम बात करें तो बात ये आती है कि सन रेज के अंडर में स्किन में आने पे इस कोलेस्ट्रॉल में चेंजेस आता है। तो बात आती है ये कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है फिर? तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है। सो लीवर का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा लीवर हेल्दी नहीं होगा तो ये 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। इसका मतलब कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हेल्दी रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी के पूरे मेटाबॉलिज्म में, कि अगर हम अच्छे हेल्दी फूड ले रहे हैं उसके बाद उसका डाइजेशन होना चाहिए, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए प्रॉपर वे में लीवर में, और लीवर फिर उस कोलेस्ट्रॉल को बनाएगा, फिर वो कोलेस्ट्रॉल हमारे स्किन में पहुंचता है। देन वो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब सन रेज का इफेक्ट आता है तो प्री विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है, एंड देन प्री विटामिन D3 जो है हमारे लीवर में रीच करता है, फिर उसका अदर प्रोसेस होता है। लेकिन अदर सोर्स भी है, ये तो सन रेज के थ्रू से हुआ, सन रेज से 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में चेंजेस आता है। लेकिन फूड के भी सोर्सेज होते हैं, जो फूड में फूड से D3 या D2 आता है, यानी प्लांट सोर्स से D2 आता है, एर्गो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसे, एंड एनिमल सोर्स से D3 आता है, बट दोनों को ही ब्लड में जाने के बाद वो लीवर में मेटाबोलाइज करना होता है। तो यहाँ लीवर का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी का कोई भी फॉर्म को यूज करने के लिए। सो अगर किसी का लीवर हेल्दी नहीं है तो भी आपको विटामिन डी के प्रॉपर आप उसका यूज नहीं ले पाएंगे। तो जब लीवर में आता है तो 25 OH एज एक एंजाइम है, उस एंजाइम के अंडर में ये 25 OH D3 बनता है। देन वो 25 OH D3 जो है किडनी में आता है, किडनी में 1 OH एज एंजाइम है, उस एंजाइम के अंडर एक्टिविटी पे ये 125 OHD का फॉर्म आता है। ये हमारा पूरा जर्नी है अबाउट D3 के फॉर्मेशन में। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पर जो लीवर में जो एंजाइम है, उस एंजाइम के एक्टिविटी के लिए कुछ को फैक्टर एंड कुछ मिनरल्स की भी जरूरत होती है, जिसमें कि मैग्नीशियम, NADPH एंड ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो भी हमारा ये एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा और 25 OHD जो कैल्सीफिडायोल जो होता है वो नहीं बन पाएगा। एंड सेम वे में किडनी के फंक्शन में भी हमें मैग्नीशियम की जरूरत और ये को फैक्टर्स एंड एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो हमारे बॉडी में अगर कैल्शियम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, एंड अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हम लोग को मालूम है कि कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। और अभी मैं बहुत एक रिसेंट पेशेंट का स्टडी भी शेयर करूंगा। बहुत रिसेंटली मेरे पास आए हैं फॉर जॉइंट पेन, बट उनकी जब मैंने हिस्ट्री ली तो उनको स्ट्रोक हुआ था और 1998 में, सो मोर देन 20 ईयर्स से ही इज टेकिंग एंटासिड्स। सो आप सोच सकते हैं कि दोनों टाइम वो एंटासिड्स ले रहे हैं मोर देन 20 ईयर्स से, तो उनका गट का क्या कंडीशन होगा। उसके कारण से मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी और उसके कारण से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी और उसके कारण से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, और फिर वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सफर करेंगे और वो टाइम लग जाता है बहुत ये सब कुछ डेवलप करने में। लेकिन ये सारा इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कहाँ से प्रॉब्लम का रूट कॉज स्टार्ट हुआ है। सो छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर उन्होंने गलत मेडिसिन लंबे समय तक ले लिया तो उसका इम्पैक्ट नी पेन और बैक पेन में आता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी जो है एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है और हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। विटामिन डी का भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड से कनेक्टेड है, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड है। और ये एक एक चीज, अगर फास्फोरस हमारी एनर्जी से रिलेटेड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बनाने में, तो फास्फोरस बहुत सारी चीजों में कनेक्टेड होता है। सो सिर्फ सिंगल अगर आप एंटासिड ले रहे हैं उससे आपके बॉडी के कैल्शियम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उस मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से हो सकता है विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो। मैग्नीशियम तो एक बहुत वाइटल मिनरल है जो बहुत सारे मेजर केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस में यूज होता है, तो इसलिए हम लोग को फिजियोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैं बता रहा था विटामिन डी में हमारे लिए ये प्रिकर्सर जो बन रहा है वो लीवर में बन रहा है, फिर वो स्किन में कन्वर्ट हो रहा है, स्किन में कन्वर्ट होने के बाद वो लीवर में रीच कर रहा है अगेन, एंड वो 25 OHD में कन्वर्ट होता है।
एंड 25 OHD से फिर वो लीवर में जाता है, एंड लीवर में 25 OHD फिर किडनी में आता है, सॉरी किडनी में आने के बाद वो फिर फर्स्ट कार्बन में हाइड्रोलाइज होता है, 125 OHD में कन्वर्ट होता है, जिसको कैल्सिट्रायल बोलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे बॉडी में ये जो 1OH है, ये स्टिमुलेट होता है, ये एंजाइम स्टिमुलेट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड ऑल्सो, और फॉस्फेट के ब्लड में फॉस्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में अगर कम हो जाता है तो भी ये एंजाइम एक्टिवेट होता है, और फिर वो किडनी में स्टिमुलेट करता है, 25 OHD को कन्वर्ट करता है 125 OHD में। तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हम लोग को डिस्कस करना है कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो फॉस्फेट है, कैल्शियम के डिफरेंट फॉर्म्स है, फॉस्फोरस के डिफरेंट फॉर्म्स हमारे ब्लड में रहते हैं। जो कैल्शियम हम लोग चेक करते हैं ब्लड में, वो टोटल कैल्शियम चेक करते हैं। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म टोटली डिफरेंट है, बट यहाँ हम लोग जस्ट समझने की कोशिश करेंगे कि विटामिन डी से क्या रिलेशन है इसका। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है, और जैसे ही कैल्शियम का लेवल कम होता है तो पैराथायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन हमारे ब्लड में इंक्रीज होता है, और फिर वो पैराथायराइड ग्लैंड जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है विद विटामिन D3। पहला चीज तो ये करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है, एंड कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन भी डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स में जो किडनी में है वहां से भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एंड थर्ड, बोन रीजॉर्प्शन करता है, जो रिलीज करता है कैल्शियम इन द ब्लड। सो ब्लड में कैल्शियम जैसे लेवल कम होता है, पैराथायराइड ग्लैंड का लेवल इंक्रीज करता है। वो पैराथायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट करता है किडनी को 125 OHD बनाने में, देन 125 OHD के हेल्प से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है गट में। ठीक है, गट में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, तो जैसे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, ब्लड लेवल में कैल्शियम का लेवल डाउन होता है, वैसे ही पैराथायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन इंक्रीज करेगा, और वो पैराथायराइड ग्लैंड किडनी को स्टिमुलेट करेगा टू कन्वर्ट 25 OHD into 125 OHD, and 125 OHD जो एक्टिव फॉर्म है, that will help to absorb the calcium in the gut, gut से उसको absorb करने में help करेगा। एंड देन पैराथायराइड ग्लैंड का नेक्स्ट फंक्शन होगा डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल से किडनी से कैल्शियम को और एब्जॉर्ब करे। उसके बाद वो और भी अगर मेंटेन करने के लिए बोन से कैल्शियम को रीएब्जॉर्प्शन करेगा, ताकि ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो। ये एक बार के लिए बोन से कैल्शियम निकालेगा। बाद में क्या होगा, बाद में फॉस्फोरस जो लेवल कम हो जाता है, उससे फॉस्फोरस के लेवल कम होने से भी 125 OHD का सिक्रीशन इंक्रीज होता है। देन विटामिन डी फिर इन्फ्लुएंस करके उसका पूरा मेटाबॉलिज्म को, कैल्शियम को रीएब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, जाके बोन स्ट्रांग हो। बट अगर पैराथायराइड ग्लैंड हाई होगा तो हमारा बोन वीक होगा, इसीलिए हाइपर पैराथायराइडिज्म में बोन वीक होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेक करना होता है हम लोगों को ब्लड में, कि अगर किसी का कैल्शियम लेवल बहुत हाई जा रहा है तो हमें चेक करना होगा कि क्या रीजन है, और पैराथायराइड ग्लैंड को चेक करना रहता है। अगर पैराथायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन हाई है तो बोन वीक हो सकते हैं। ठीक है, सो पैराथायराइड ग्लैंड से लीड करता है इंक्रीज करने में कैल्शियम लेवल को, और ये डिक्रीज करता है फॉस्फेट को। तो पैराथायराइड ग्लैंड फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज करता है और कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। सो हमारे गले में और एक ग्लैंड है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड से कैल्सीटोनिन निकलता है। तो कैल्सीटोनिन क्या करता है, कैल्सीटोनिन कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है, साथ में फॉस्फेट के लेवल को भी डिक्रीज करता है। बट पीटीएच क्या है, पीटीएच कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है एंड फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज करता है। लेकिन ये दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं चार्ट फॉर्म में, जैसे पीटीएच हार्मोन है, बोन में कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जिससे सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है। जीआईटी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का सीरम ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है। किडनी में कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है पैराथायराइड हार्मोन। तो इसके कारण से ये हर तरह से बोन में, गट में एंड किडनी में एवरीवेयर पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। बट कैल्सीटोनिन क्या करता है, कैल्सीटोनिन कैल्शियम को भी डिक्रीज करता है एंड फॉस्फोरस को भी डिक्रीज करता है, दोनों लेवल, दोनों चीजों को डिक्रीज करता है। बट जनरली कैल्सीटोनिन का प्रॉब्लम बहुत कम लोगों में आता है, बट पैराथायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम बहुत जल्दी लोगों में मिलता है। देन विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी
कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों के लेवल को इंक्रीज करता है, ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विटामिन डी दोनों के लेवल को इंक्रीज करता है, जिसमें कि फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दोनों ही कम कर रहे हैं फॉस्फेट के लेवल को, दोनों ही कम कर रहे हैं। फॉस्फेट कम होने से काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसी तरह इसीलिए हमारे बॉडी में जितने बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और वहाँ पे विटामिन डी थ्री का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब एक आता है कि बॉडी को किस फॉर्म की ज़रूरत है, तो बॉडी को इस विटामिन डी का जितने फॉर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्किन में एक अलग फॉर्म है, एंड देन डाइट से अलग फॉर्म मिल रहा है, और लीवर में अलग फॉर्म बन रहा है, किडनी में अलग फॉर्म बन रहा है। तो हमारी बॉडी में रिसर्च ये बताता है कि हमारी बॉडी में हर एक फॉर्म की ज़रूरत है। जैसे अगर स्किन लेवल में कोई डैमेज हो रहा है, तो वहाँ पे स्किन उसी फॉर्म को यूज़ कर सकता है। और लीवर का जो फॉर्म है वो ब्लड में डायरेक्ट इंडिकेटर है, मेजर डायरेक्ट इंडिकेटर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है, इसको मैं रिसर्च में बताऊँगा क्यों नहीं होता। बट ये जो फॉर्म है वो हमारा कैल्शियम को एब्ज़ॉर्प्शन गट में और जितनी चीज़ें मैंने बताया उसमें हेल्प करता है, प्लस टर्नओवर कैल्शियम को भी ये बोन टर्नओवर में हेल्प करता है। तो विटामिन डी का ये फॉर्म काफ़ी बोन के हेल्थ को, कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड ये फॉर्म अ डायरेक्ट इंडिकेटर है विटामिन डी का, बट ये लोकल यूज़ करने में हेल्प होता है, बट सिग्नलिंग में हेल्प होता है, इम्यून सिस्टम में हेल्प होता है, और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में इस लेवल का यूज़ है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है इस फॉर्म का भी। एंड ये डायरेक्ट जो फॉर्म है, ये जो हम लोगों को सप्लीमेंट के थ्रू या इसके विटामिन के थ्रू मिलता है, सप्लीमेंट के थ्रू, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है एंटी इन्फ्लेमेटरी में, हमारे इम्यून सिस्टम में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप देख लें तो हमारे जो ये कन्वर्सन है विटामिन डी का जो मैकेनिज्म है, इसमें जितने भी फॉर्म हैं, उन सब फॉर्म का यूज़ है हमारे बॉडी में। और ये एक सिर्फ़ विटामिन डी एक सिंपल विटामिन डी नहीं है, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी में, और हमारी बॉडी में अगर लीवर और किडनी अगर हेल्दी नहीं रहेगा, और से बहुत से लोग सनलाइट में जाते हैं, फिर भी जाने के बावजूद उनका विटामिन डी लेवल इंक्रीज़ नहीं करता है। उसका रीज़न ये है कि कहीं न कहीं इस पूरे सिस्टम में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है? और साथ में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का फंक्शन एंड पैराथायराइड ग्लैंड का फंक्शन भी बहुत मैटर करता है, जिसके कारण से हर एक पेशेंट को विटामिन डी लो होने से हम लोग उनको विटामिन डी का सप्लीमेंट नहीं दे सकते हैं। हमें ये सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है कि कॉज़ क्या है विटामिन डी के लो होने का। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, सप्लीमेंट दे सकते हैं, सप्लीमेंट देना है या नहीं देना है। बिकॉज़ इसकी टॉक्सिसिटी भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसकी टॉक्सिसिटी का भी एक चांसेस रहता है। तो बाय रैंडम हम लोग किसी को भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है? तो ये बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है आज के डेट में, ये कोई अननोन चीज़ नहीं है, हम लोग सबको पता है, और हम लोग काफ़ी सप्लीमेंट यूज़ करते हैं इसका। लेकिन हमें इस टाइम में मैंने रिसर्च करके देखा कि ऐसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, बहुत सोच समझ के हम लोगों को यूज़ करना है। ये एक स्लाइड है जिसको मैं रिसर्च पेपर से कोरिलेट करूँगा, जो अगर आप लोग देखेंगे तो ये कोलेकैल्सिफेरॉल है, एल्गोकैल्सिफेरॉल होता है, फिर लीवर में ये एंजाइम्स के डिफरेंट नेम है, कन्वर्ट होते हैं, फिर देन किडनी में कन्वर्ट होते हैं। देन अगर 125 ओएसडी का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, देन ये कन्वर्ट हो जाता है 124-25 ओएसडी में, देन कैल्सिट्रोलिक एसिड भी बन जाता है। तो ये अगर रिवर्स मैकेनिज्म में भी काम करता है कि अगर ये ज़्यादा हाई हो जाता है कैल्सिट्रॉल, तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है ताकि 25 ओएसडी का फॉर्मेशन नहीं हो। अगर 25 ओएसडी का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, तो वो नेक्स्ट एंजाइम को इनहिबिट करता है ताकि वो 25 ओएसडी का फॉर्मेशन नहीं हो। ये रिवर्स फीडबैक मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। तो इस तरह से बॉडी हम लोगों की काम करती है। लेकिन एक आइसोमर्स भी होते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा कि सेम स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट पोज़ीशनिंग होती है कार्बन की, और उसके कारण से टेस्टिंग में कहीं-कहीं पे मिस्टेक्स आता है। ये एक रिसर्च बता रहा है, रिसर्च के पेपर के बेसिस पे मैं डिस्कस करूँगा इसको। तो टेस्टिंग में बहुत सोच समझ के हमें टेस्टिंग करनी होती है। सो इस कोर्स में आज हम लोग जस्ट बेसिक पे डिस्कस कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन होगा तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट नेक्स्ट जो होगा वो हम लोगों का टेस्टिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे, रेफरेंस रेंज के ऊपर, अदर क्या रीज़न्स हैं जिसमें हम लोग विटामिन डी नहीं दे सकते हैं। इवन कुछ रीज़न्स हैं जिसमें हम दे सकते हैं, और 2 या 3 कंडीशन में डिस्कस करूँगा जिसमें कि हमें एकदम नहीं देना चाहिए फर्स्ट ब्लड रिपोर्ट देख के, एंड सप्लीमेंटेशन के बाद बात करेंगे, डोजिंग एंड इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे।
कोर्स फी हमने इसका जस्ट 500 रखा है और रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग गुलाटी जी से बात कर सकते हैं इस फ़ोन नंबर पे, ठीक है? और मे बी हम लोग या तो रिकॉर्डेड वीडियो पे बात करेंगे या कम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे और 1 या 2 संडे में हम लोग इस कोर्स को फिनिश करेंगे। भी आप लोग पूछ सकते हैं, मैं एक साथ म्यूट कर दूँ या फिर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो एक-एक करके आप हैंड रेज़ करिए, फिर हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, पूछिए सरोज जी। सर मुझे 50s में, नाउ आई एम 71, मुझे 50s में मैं बहुत बार गिरी थी, तो मेरा जो टो है वो मुड़ जाता था और मुड़ने से जो जॉइंट है उसमें इन्फ्लेमेशन, उस समय तो पता नहीं लगा, ऐसे ही एक्यूप्रेशर ठीक हो गया, पर अभी वहां पे गाउट्स फॉर्म हो रहा है। हाँ, सेम चीज एक्यूप्रेशर करते करते यहाँ भी मुझे गाउट फॉर्म हो रहा है। तो ये पेन कैसे निकले? गाउट, यूरिक एसिड कितना है आपका? नॉर्मल है मेरा, ज्यादा नहीं है यूरिक एसिड, और मैं करवाती रहती हूँ यूरिक एसिड टेस्टिंग, लेकिन कभी बढ़ा नहीं। विटामिन डी एंड कैल्शियम लेवल चेक किया आपने कभी? हाँ, विटामिन डी कम रहता है। कितना रहता है? सर अभी मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकती क्योंकि ये बहुत दिन पहले मैंने किया था। तो हमें विटामिन डी का लेवल और कैल्शियम का लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। विटामिन डी में भी हमें 25 ओएचडी और 125 ओएचडी बेस्ट रहता है, ऑलवेज दोनों चेक करना। कैल्शियम मेरा हमेशा अच्छा रहता है सर। हमें और एक चीज देखना होता है, ये फंक्शनल रेंज देखते हैं हम लोग। जनरली जो रेफरेंस रेंज रहता है हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। फंक्शनल मेडिसिन का फंक्शनल रेंज देख के फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो रेंज नॉर्मल तो है। मुझे क्या टेस्ट कराना होगा? जनरली अगर जॉइंट्स के इश्यूज हो रहे हैं तो सीबीसी तो हम लोग हर किसी को बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके साथ आप विटामिन डी एंड कैल्शियम ये सबसे पहले करा लीजिए। विटामिन डी में दोनों हो तो बेस्ट रहता है, दोनों नहीं हो तो आप पहले, क्योंकि क्या है कि 25 ओएचडी जनरल टेस्टिंग होती है क्योंकि वो उसका कॉस्ट कम है, एंड 125 ओएचडी का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए जनरली लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर दोनों का टेस्टिंग हो तो हम लोग एग्जैक्टली समझ सकेंगे कि उसका एक्टिव फॉर्म ज़्यादा है या इनएक्टिव फॉर्म ज़्यादा है, तो फिर हम लोग कोरिलेट कर पाते हैं कि इन्फेक्शन बॉडी में है या नहीं है, या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है नहीं। तो कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो बोन के इश्यूज हो सकते हैं आपको, अगर यूरिक एसिड अगर आपका नॉर्मल है तो। कैल्शियम कम नहीं है सर, कैल्शियम हमेशा अच्छा रहता है। कैल्शियम अच्छा, विटामिन डी कितना रहता है? विटामिन डी कम होता है और B12 कम होता है। B12 कम रहता है। एक बार आप प्रेजेंट स्टेटस देख के हमें भेजिएगा, मैं फिर देख के बताऊंगा आपको, फिर फर्दर कोई टेस्टिंग की जरूरत होगी तो प्रेजेंट कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये दो चीज एक ओके सर, दो चीज। ओके ओके सर, थैंक यू सर। मैं इसी ग्रुप में भेजूं? हाँ, किसी भी, या गुलाटी जी को भेज दीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। निश्चिंत जी, सीरम कैल्शियम ही हम लोग चेक करते हैं क्योंकि टोटल कैल्शियम बताते हैं। एक्चुअली आयोनाइज जो कैल्शियम है वो चेक होना चाहिए, बट जो चेक होता है उसमें सारा एल्बुमिन के साथ जो बाइंडिंग कैल्शियम है सब कुछ चेक होता है, तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। देन कॉस्ट की भी बात आती है सब कुछ, तो सीरम कैल्शियम से ही हम लोग समझते हैं। पहले फंक्शनल मेडिसिन जनरली हम लोग सीरम कैल्शियम को ही देखते हैं। अब प्रफुल्ल जी पूछिए आप। बॉडी में कोई भी बोन एनलार्ज होता है तो क्या समझने का? देखिए, एक सिम्टम्स से समझना मुश्किल है। जनरली ब्लड टेस्ट हम लोग कर लेना चाहिए अगर बोन इश्यूज है तो। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, यूरिक एसिड, इन सब चीजों की टेस्टिंग हो जानी चाहिए। तो एनलार्ज मींस कहाँ एनलार्ज हो रहा है? मतलब कभी टिबिया में, ये तो जनरल क्वेश्चन है, कभी कभी किसी को सुना है, कभी एडी में होता है, मतलब हील में, कभी टिबिया में भी मैंने सुना। हील में और एक चीज है, जब क्या होता है कि हमारी बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज करती है ना, हमारा फूड और लाइफ स्टाइल गलत है, हमारा ब्लड एसिडिक हो रहा है,
तो उस एसिडिटी को अल्कलाइन करने के लिए बॉडी ट्राई करता है और वो कैल्शियम को बोन से रिलीज करके ब्लड में लाता है ताकि ब्लड का पीएच अल्कलाइन हो, राइट? तो उस केस में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है वो डिपॉजिट्स होने लगते हैं। तो अगर वो कहीं-कहीं डिपॉजिट्स होंगे तो वो फिर आपका बोन एनलार्जमेंट के रूप में, स्पर के रूप में आपको दिखते हैं, ठीक है? पेन होता है। तो उस केस में कभी-कभी हम लोगों को डाइट के ऊपर भी ध्यान देना होता है, ठीक है? और डाइट अगर चेंज करेंगे, साथ में ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। मतलब बॉडी को आपको अल्कलाइन करना होगा। बरोबर, समझ गया। और उसके लिए अलग टेस्ट है जिसमें हम लोग क्लोराइड का या बाइकार्बोनेट का टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बॉडी आपकी एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो उसको चेंज करने से फिर वो ठीक हो जाता है। और साथ में हमारा जो ट्रीटमेंट है वो होगा। बरोबर, ओके, थैंक यू। विटामिन डी, डॉक्टर सीमा जी ने पूछा है, ओल्ड एज में एज ए प्रिकॉशन, नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग एज ए प्रिकॉशन नहीं ले सकते हैं। ये बहुत मिसकंसेप्शन है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो विटामिन डी एंड कैल्शियम के टैबलेट ले रहे होते हैं, लेकिन वो सही नहीं है क्योंकि उनका सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन होने लगता है और वो जॉइंट्स के प्रॉब्लम को इंक्रीज करते हैं। ये मैं रिसर्च पेपर से शो करूंगा आप लोगों को जब पूरा कोर्स में, एक-एक चीज को जो मैं बोल रहा हूँ वो रिसर्च पेपर्स के बेस पे बोल रहा हूँ। तो हम लोग ऐसे ब्लाइंडली नहीं दे सकते हैं सप्लीमेंट्स को। सनलाइट में बैठना बहुत ईज़ी है, सबसे सेफ है, वो ज़्यादा अच्छा है, बट सप्लीमेंट अच्छा नहीं है जब तक कि हम लोग उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर लें और ब्लड टेस्ट ना करें। ब्लड टेस्ट करके देख के ही देना अच्छा है। नहीं तो कभी-कभी क्या होता है कि कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन इंक्रीज़ होता है और हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड में सीरम कैल्शियम इंक्रीज़ नहीं होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन करता है। तो इसलिए सबको नहीं देना चाहिए। हाँ, प्रफुल्ल जी पूछिए। हाँ, आजकल सब डॉक्टर है वो D3 की 60,000 यूनिट का जो लिख के देते हैं वो मतलब लेना ठीक नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं, ब्लाइंडली लेना ठीक नहीं। मैंने भी दिया, कोविड के टाइम में दिया और फिर मैंने मेरा रिसर्च उसी टाइम शुरू किया, कोविड के टाइम में ही शुरू किया। मैंने भी अपने स्टूडेंट लोगों को सबको बोला कि ये अच्छा है, प्रिकॉशन के लिए ले लीजिए सब कोई, मैंने भी लिया। बट कुछ पेशेंट मैंने देखा कि उनका फिर 3 मंथ्स के बाद मैंने चेक कराया तो वो इंक्रीज़ नहीं किया। तो फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, हर पेशेंट को हम लोग नहीं दे सकते हैं, सोच समझ के देना। कॉज़ अलग है, उसको ठीक करेंगे तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। राइट, करेक्ट। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? एलर्जी टू सनलाइट। सी, एलर्जी टू सनलाइट है, दैट मीन्स हमें समझना होगा कि एलर्जी क्यों है। सनलाइट से किसी को एलर्जी होना नहीं चाहिए, बट एलर्जी रहता है, सनबर्न होने लगता है, इचिंग होने लगता है, दैट मीन्स कि बॉडी में कहीं न कहीं टॉक्सिसिटी है, जिसके कारण से एलर्जी हो रहा है। तो उसके टॉक्सिसिटी को या तो लिवर के हेल्थ को अगर हम लोग ठीक कर देंगे तो वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ सी, मैं एक फ्री वेबिनार का सीरीज स्टार्ट करूंगा, अभी मेरा पीपीटी रेडी नहीं है, बेस्ड ऑन पंचतत्व 5 एलिमेंट के ऊपर कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। सो अग्नि जो तत्व है सनलाइट से हमें मिलता है, पूरी पृथ्वी को मिलता है, सबको मिलता है। तो उससे किसी को एलर्जी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर एलर्जी है दैट मीन्स कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, अंडरलाइंग डिजीज है, हमें उसको ये ठीक करना होगा। बॉडी की एनर्जी को अगर हम हार्मोनाइज कर देंगे तो वो एलर्जी नहीं रहेगी। पहले मैं चैट में क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर मैं अनम्यूट करता हूँ आप लोगों को, फिर वो चैट ऊपर चला जाएगा। बेस्ट टाइम सनलाइट के लिए बहुत थ्योरीज है, बट कभी भी ले सकते हैं। अगर आप पीक में जब रहता है अल्ट्रावायलेट बी रेज सनलाइट, जब 10 से 12 या 2 बजे के बीच में, तो कम टाइम में रहना पड़ेगा आपको। मॉर्निंग में आपको ज़्यादा समय रहना पड़ेगा, बस यही है, और कोई बात नहीं है। अगर सन में हेडेक हो रहा है तो सिर पे एक ठंडा टॉवेल रख लीजिए, उससे सिर को कवर कर लीजिए। एक्चुअली सनलाइट को हमें बैक में अगर लेंगे तो ज़्यादा जल्दी होता है। सो हमारे स्किन में एक्सपोजर होना चाहिए। हेड में सनराइज नहीं भी जा रहा तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कवरिंग नहीं होना चाहिए, कोई सनस्क्रीन, कोई क्रीम नहीं लगाना है। तो अगर हेडेक हो रहा है तो आपको कवर कर लेना अपने हेड को। नवनीता जी आप पूछ सकते हैं।
नमस्कार सर। ये कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं सर, तो इन्हें 3 महीने कंटिन्यूअस लेने के बाद ही क्या उसकी रिज़ल्ट या हमें पता चलेगी? मुझे वो जानना था। नहीं, 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 आपको 1 महीने के अंदर ही चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कैल्शियम हाई होगा, तो हाई कैल्शियम से भी आपको स्टोन फॉर्मेशन, बोन में प्रॉब्लम, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और इवन मूड लेवल में डिस्कम्फर्ट भी होने लगते हैं। ओके। जैसे सर मेरी खुद की विटामिन डी कैल्शियम मतलब बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं ले रही हूँ 1 मंथ तो हो गई है, लेकिन मुझे पेन काफ़ी ज़्यादा अभी भी फीलिंग रहती ही है। तो अ, वही मैं इसीलिए मैं जानना चाह रही थी कि क्या उसे 3 महीने कंप्लीट लेने के बाद मैं चेक कराऊँ या अभी करवा सकती हूँ? आपका कितना था कैल्शियम लेवल और विटामिन डी लेवल? सर मुझे देख के बताना पड़ेगा। मैं आपको क्या सेंड कर सकती हूँ हाँ, ठीक है, अभी अगर अ, देख लें तो अभी देख के मेरी रिपोर्ट्स? हाँ, भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। जी सर, तो मैं आपको भेज दूँगी। अ, काफ़ी मतलब लो जितनी मतलब जो लोअर लेवल है उससे भी नीचे थी है मेरी। हुँ, 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 हुँ। तो आपने कौन-सा मेडिसिन ले रहे हैं आप? अ, डॉक्टर ने मुझे एक अपराइज़ विटामिन डी के लिए दिया हुआ है, हुँ, वो वीकली लेने के लिए बोले हैं। हुँ, और सेल्कल 500 एक लेने बोले हैं और न्यूरोबियन 4 हुँ, क्योंकि विटामिन बी 12 भी मेरी कम है। हुँ। और मुझे मतलब हीमोग्लोबिन मेरी कम ही रहती है 9 पॉइंट, बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है कभी भी। तो अगेन ये हमने जो लास्ट कोर्स किया था सीबीसी, उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अबाउट हीमोग्लोबिन सी। क्या होता है कि अभी हम एक टॉपिक को लेके आ रहे हैं, बट एक्चुअली हमें पूरा एज़ ए होल बॉडी को डायग्नोस करना होता है। फंक्शनल मेडिसिन में हम लोग पूरे बॉडी के ब्लड टेस्ट को देखते हैं, और हुँ, एनीमिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 9 एंड 10 है, तो हमें समझना होगा कि उसका रूट कॉज़ क्या है? क्यों आपका हीमोग्लोबिन लेवल 9 एंड 10 है? ये क्या बी12 की डेफिशिएंसी के कारण है, या आयरन की डेफिशिएंसी के कारण है, या फिर बॉडी में क्रॉनिक इन्फेक्शन है? तो ये यही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो विटामिन डी का और इन्फेक्शन को कोरिलेट करता है, जो कि हमने सीबीसी के कोर्स में भी डिस्कस किया था, फिर इस कोर्स में भी डिस्कस करेंगे कि विटामिन डी का जो ओएचडी जो फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है, वो कम हो जाता है अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो। तो समझने की कोशिश करिए कि अगर ये कम है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है उसके कारण से है, तो अगर आप उसके इन्फेक्शन को कम करते हैं, बॉडी के इन्फेक्शन को, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर जी, आपकी जी। बॉडी में इन्फेक्शन है और आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म है कि उसको कम किया हुआ और आप सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, राइट? जी, जी। और आपके बॉडी में जब हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो कभी-कभी ये क्रॉनिक इन्फेक्शन के कारण भी रहता है। तो हमें क्रॉनिक इन्फेक्शन को ठीक करना होता है। जब क्रॉनिक इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है? तो इसलिए डॉक्टर बहुत जल्दबाज़ी में प्रिस्क्रिप्शन करते हैं आजकल, ऐसा नहीं है। हम लोग किसी का ब्लड रिपोर्ट देखते हैं, तो हाफ एन आवर तो हमें मिनिमम लगता है उसको पूरा एनालिसिस करने में। तो एक्चुअली अच्छा होगा कि आप पूरा ब्लड रिपोर्ट गुलाटी जी को भेजें, फिर हम देख के थोड़ा बहुत आइडिया डेफिनिटली बता पाएँगे, क्या है, क्या नहीं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ज़रूर मैं भेजती हूँ। हाँ, हाँ। और कुछ चैट में कुछ क्वेश्चन्स है, उसको हम लोग लेते हैं। ये गाबा जी ने सही लिखा है, हाई कैल्शियम लेवल से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आफ्टरनून में सन रेज़ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जस्ट ज़्यादा देर नहीं ले सकते हैं, ठीक है? बस और कोई बात नहीं है, 10 टू 15 मिनट्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सन रेज़ को, ठीक है? चैट बॉक्स में और क्वेश्चन्स हैं, मैं देख लूँ एक बार। मॉर्निंग में सन गेजिंग कर सकते हैं, वो अच्छी चीज़ है सन गेजिंग, लेकिन बहुत अर्ली मॉर्निंग जिसको हम लोग कहते हैं सन गेजिंग, उस टाइम करना होता है। गुड विटामिन डी की मेडिसिन्स जनरली मैं अपराइज डी ये सब में जेलेटिन कैप्सूल्स होता है, जनरली मैं वेजिटेरियन के साथ मैं सब कुछ में वेजिटेरियन देखता हूँ, तो जनरली मैं लिक्विड में हम लोग डिप्यूरा जो लिक्विड मेडिसिन आती है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, और मैं पेशेंट्स को भी वही सजेस्ट करता हूँ, और नैनो पार्टिकल में रहता है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है।
ऑयल लेके आयुर्वेदा में अगर देखना पड़ेगा, ऑयल लगा के बैठ सकते हैं, कुछ ऑयल हेल्प करता है, बट जनरली बेयर स्किन हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा बेटर रहता है। 37 लेवल ओके है, अगेन देखना पड़ता है विटामिन डी में कौन सा है, जनरली OHD है तो 37 ठीक है, उसमें आपको कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, डैंड्रफ में सन ले सकते हैं, सन रेज में कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप प्रीति जी आप पूछ सकते हैं। स्माइल इवनिंग सर। जी स्माइल। सर मैं अंडमान निकोबार रहती हूँ, यहाँ पर 12 मंथ्स बारिश होती है, तो मेरे पास सर 2-3 पेशेंट हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंसी के हैं और काफ़ी लो है सर उनका। तो हम सर जैसे मैंने उनको डाइट प्लान चेंज किया और EH की मेडिसिन दी तो उससे रिकवर हो गया, बट इससे वेट गेन और ब्लोटिंग भी हो जाता है क्या सर? आई हैव अ डाउट। सप्लीमेंट से? सर मैंने EH दिया है, सप्लीमेंट नहीं दिया है अभी तक। मेरे को ये है कि इससे उनको बैकएक एक रिलीफ मिला है मेडिसिन से, और अपना सर उनका ब्लोटिंग सर काफी है, और एक पेशेंट जिसको वेट पुट ऑन काफी हो गया है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज वेरी लो सर उनका भी। जल्दी आना, 1 मिनट जल्दी। ठीक है, एक्चुअली बाकी और भी प्रॉब्लम्स क्या हैं वो हमें देखने होंगे। अगर बाकी ब्लड रिपोर्ट हमें देखना होगा, उनका हेमोग्लोबिन लेवल कितना है, और कोई थायराइड की भी इशू है? नो सर, नो थायराइड इशू सर। सर जस्ट ये अपना विटामिन डी इज वेरी वेरी लो सर। जैसे मैं बताया ना कि बहुत सारे रीजन है, जिस जब विटामिन डी लो रहते हैं ना, तो हमें विटामिन डी को सप्लीमेंट नहीं देना है, समझे पूछिए। अगर विटामिन उनका रूट कॉज को देखना है, और रूट कॉज को जब आप ठीक करते हैं तो विटामिन डी अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे कि उसमें एक कॉज है आपको थायराइड की अगर इशू है, उस टाइम अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स एग्रेवेट या गावाजी थायराइड की एंटीबॉडी भी चेक करना जरूरी है। ओके सर, तो मतलब इट मीन सर हम अगर विटामिन डी चेक कराएंगे तो उनका थायराइड रिपोर्ट भी उनको हम बोलेंगे कि आप थायराइड भी करा के रहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके सर। एक्चुअली हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो हम लोग कंप्लीट ब्लड चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं। डन सर। पर सर इससे वेट पुट ऑन भी होता है, क्योंकि मैंने काफी बार सुना है डाइटिशियन विटामिन डी करवाते हैं और उसके बाद सप्लीमेंट देते हैं कि आपका बिकॉज ऑफ विटामिन डी लो से आपका वेट पुट ऑन हो रहा है। इज दैट ट्रू सर? नहीं, वही होता है ना, थायराइड चेक करना होता है। थायराइड में आपका हाइपोथायराइड होता है तो आपका वेट गेन होता है, और हाइपोथायराइड में भी हम लोग फंक्शनल रेंज देखते हैं। जनरली क्या होता है 4 और 5 के आसपास जब रहता है TSH लेवल, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग फंक्शनल रेंज में 2.5 तक हम लोग देखते हैं, उसके ऊपर रहने से हम लोग उसको हाइपो ही मानते हैं। तो उस केस में अगर आपका विटामिन डी लेवल लो आ रहा है तो हम कोई उनको सप्लीमेंट नहीं देंगे, हम पहले उनके थायराइड को ठीक करेंगे, देखेंगे, उसके बाद ब्लड टेस्ट करके देखेंगे तो उनका विटामिन डी लेवल अपने आप ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उनका इम्प्रूव कर गया। ओके सर, ओके सर। त्रिशूल जी, अगर उनका CRM 25 OHD 17 है तो 3 महीने देने की जरूरत नहीं है, आप 1 मंथ में दे के फिर आप चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। राहुल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ये कैल्शियम डेफिशिएंसी हेयर्स को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। राहुल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हो गया अभी। सर जो ऑस्टियोफाइट्स कॉम्प्लेक्स में जो पेशेंट के रिपोर्ट्स में आते हैं तो उसका रीजन भी एसिडिक ब्लड ही है या दूसरा कुछ और है? नहीं, एसिडिक ब्लड एक रीजन होता है, एक रीजन होता है। और उसके लिए फिर ट्रीटमेंट लिवर के ऊपर और थायराइड के ऊपर दोनों पर देना पड़ेगा क्या? लीवर के ऊपर तो देना पड़ेगा, थायराइड चेक करके देखना पड़ेगा। एसिडिटी के लिए क्या होता है ना, एसिड जो हमारा होता है उसमें
हमारा किडनी का फंक्शन और लीवर का फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें डाइट एंड लाइफ़स्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल है। डाइट का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा। फिर उस पेशेंट में उसमें होमोसेडेशन ही करना पड़ेगा, समझो L4 L5 में ऑस्टियोफाइट्स बता रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। आप मतलब वहाँ होमोसेडेशन करना है और साथ में आपको रूट कॉज़ को ठीक करना है। थैंक यू सर। मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दीपक अवस्थी जी, हम लोग जनरली लोग कोई 20 to 30, कोई 30 to 50 बोलता है। डिफरेंट एसोसिएशन का डिफरेंट रेंज है। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। अगर टूथ में एक सेंसेशन है कोल्ड का, तो विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर गट इश्यूज रहने के कारण भी होता है। एसआई में प्रॉब्लम रहने से, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम रहने से भी ये हो सकता है। सो अगर कोई डिजीज हुआ है, टाइफाइड फ्रीक्वेंट हुआ है, तो उसके वजह से भी हो सकता है। और अगर सीबीसी से रिपोर्ट देख के हम लोग को आइडिया लग जाता है कि विटामिन की और मिनरल की डेफिशिएंसी है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आइडिया ले सकते हैं। अगर 2011 से थायराइड है तो एक बार एंटीबॉडी टेस्ट करवा लेना चाहिए, बेटर रहता है। हाँ बबीता जी पूछिए। हेलो, स्माइल इवनिंग सर। जी सर, बॉडी में जो क्रैम्प्स आते हैं उसके साथ विटामिन डी का कोई रिलेशन है? कैल्शियम का काफी बहुत क्रैम्प। हाँ, कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। सो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। सो हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो। सो ये डेफिनेटली है विटामिन डी और कैल्शियम के कारण। अच्छा सर, और आजकल पेशेंट्स आते हैं जिनके है ना ये जो बिग टो है, वो बोलते हैं उनको ऐसा फीलिंग रहता है कि बिग टो में किसी ने कुछ बांध दिया है। ऐसे मेरे पास 3-4 पेशेंट आए। मैंने काफी चीज की लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या रीजन है। लंबर में कोई इश्यू उनको? नहीं, कुछ नहीं है। बैक पेन नहीं है? नहीं, बैक पेन कुछ नहीं है। कोई ब्लड टेस्ट? सब नॉर्मल है। यूरिक नहीं, एसिड? नॉर्मल है। ये अभी मेरे पास 2-3 पेशेंट आए जिन लोग ऐसे बोलते हैं कि उनका वो ऐसा फीलिंग रहता है कि उनका बिग टो मतलब दोनों पैरों के बिग टो कोई बांध दिया है, कुछ ऐसा हमेशा वहाँ टेंशन रहता है। कितना रहता है उनका यूरिक एसिड? नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा हाई था सर। मैं वापस चेक करके बता सकती हूँ। नॉर्मल रेंज एक्चुअली अगर वहाँ के नॉर्मल रेंज से क्रैम्पिंग एंड मैग्नीशियम, डेफिनेटली क्रैम्पिंग, वही मैं नेक्स्ट बोलने वाला था। क्रैम्पिंग एंड मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी रहती है। और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी अगर होती है, एंटासिड ले रहे हैं पेशेंट जो मैंने अभी रिसेंटली बताया, उससे उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो सब ये रिलेटेड है। एक मिनरल की डेफिशिएंसी से विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, दूसरे मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये सारा चीज़ कोरिलेटेड है। इसलिए हम लोग जब भी एनालिसिस करते हैं तो एज ए होल पेशेंट के एनालिसिस करते हैं, फिर हम लोग पिन पॉइंट करने की कोशिश करते हैं कि क्या रूट कॉज है। रूट कॉज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड फंक्शनल रेंज बहुत ज़रूरी है यूरिक एसिड का। अगर यूरिक एसिड उनका नॉर्मल से थोड़ा-सा हाई है, यानी फंक्शनल रेंज से ज़्यादा हाई है। सो यूरिक रेफरेंस रेंज जो दिया हुआ रहता है उससे थोड़ा सा हाई था। हाँ, तो हाई है ना, फिर यूरिक एसिड। ग्रेड 2 में जनरली प्रॉब्लम यूरिक एसिड के कारण आता है। अगर उनका हमारा जो एक हमारा ब्लॉग लिखा हुआ है फंक्शनल रेंज एंड पैथोलॉजिकल रेंज, तो हम लोग फंक्शनल रेंज देखते हैं। डिजीज़ को आने के पहले हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग फंक्शनल रेंज देखते हैं। लेकिन अगर पैथोलॉजिकल रेंज कवर कर चुका है, क्रॉस कर चुका है, तो दैट मीन्स कि डिजीज़ ऑलरेडी एक्जिस्ट कर रही है बॉडी में। थोड़ा-सा भी हाई है तो वो हाई है। हम लोग का फंक्शनल रेंज से हाई रहने से भी हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। तो ग्रेड 2 की जनरल प्रॉब्लम यूरिक एसिड के कारण ही होती है। तो आप यूरिक एसिड के लिए लीवर एंड किडनी पे काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। इवन ग्रेड 2 से जो मेरिडियन भी स्टार्ट हो रहा है, हमारा लीवर एंड स्प्लीन का मेरिडियन स्टार्ट हो रहा है, तो जनरली लीवर के ऊपर आप काम करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन पे करेंगे तो ये ठीक हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। अनीता जी पूछिए।
सर स्माइल इवनिंग सर। सर आज ही एक पेशेंट मैंने देखा, उनको नी में प्रॉब्लम है सर, नी पेन रहता है उनको, पर्टिकुलरली राइट में ज्यादा रहता है। सर वो बता रहे थे कि वो रात को जब सोते हैं तो उनकी बॉडी का कुछ कुछ हिस्सा समटाइम्स कभी मतलब एक्सट्रीमिटीज हाथ पैर या बॉडी में कहीं पे भी सर वो खिंच जाता है सर। वो न्यूरोलॉजिकल की वजह से हो रहा है सर, या कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से? हो सकता है क्रैम्प्स आ रहे हैं रात में, तो वही हमने बताया कैल्शियम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। ठीक है, और ये हो सकता है, तो हमें उनका ब्लड एनालिसिस आप कर लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। बाबा जी ने सही लिखा है, और वायरल इन्फेक्शन जो है उसके कारण से भी विटामिन डी होता है। पियर्सिंग पेन हो रहा है डायफ्राम में द राइट साइड, देन हमें देखना होगा लीवर का इशू, लीवर फंक्शन टेस्ट एक बार चेक करना बहुत जरूरी है फिर आपका। या वो लंबर पेन के कारण भी हो सकता है फ्यूचर में, तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। राहुल जी, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, आपको इशू क्यों आ रहा है? हाँ जी पूछिए, ये अनम्यूट हो गया आप। हाँ सर जी। हाँ जी बोलिए। सर जी, ऑस्टियोफाइट्स का प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो सकता है ना फिर होमोसेडेशन करके? बिल्कुल 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 बिल्कुल, साथ में मैंने कहा ना, साथ में आप कॉन्स्टिट्यूशन आप कर ही रहे हैं, साथ कॉन्स्टिट्यूशन करिए और साथ में आप उनका बॉडी को अल्कलाइन करने की कोशिश करिए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ मनीषा जी पूछिए आप। तो आपको थायराइड को ठीक करना होगा। अगर आप थायराइड ठीक करते हैं तो आपके में भी, क्योंकि थायराइड के जो रिसेप्टर है हमें हर एक सेल में रहते हैं, तो थायराइड हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट है। थायराइड अगर डिस्टर्ब रहता है तो सारे सेल के रिसेप्टर्स को, जो थायराइड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, वो नहीं हो पाता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हम लोगों को। तो थायराइड अगर किसी को इशू है तो थायराइड को ठीक करना बहुत जरूरी है। आपको अनम्यूट किया मैंने मनीषा जी। सर अभी रिसेंटली मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी बोलिए। रिसेंटली मेरे फादर इन लॉ को एक प्रॉब्लम आया सर कि बहुत ईचिंग हो रहा था लेग्स में। तो डायबिटीज स्टार्टिंग स्टेज में 6 महीना पहले आई थी। तो फिर हम लोग ने चेक कराया तो वो 297 था। एंड सडनली पहले लीवर फंक्शन इतना खराब नहीं था, सडनली लीवर फंक्शन एलएफटी तो बिलीरुबिन 2 पहुंच गया एंड एसजीओटी एसजीपीटी अल्कलीन फॉस्फेट इज टू हाई। सो मुझे कहीं बहुत डर लग रहा है कि कहीं सिरोसिस स्टार्ट हो गया है। ये कब हुआ? अभी अभी जस्ट मैंने आपको बोला ना 6 महीना पहले कराया था, जब इतनी गड़बड़ नहीं थी। अभी उन्होंने वैक्सीन लिया है? वैक्सीन लेके तो सर टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया, वो साल भर के अंदर भी आएगा। अच्छा, तो 6 महीना पहले हमने सारे टेस्ट कराए थे जब तो इतनी सारी चीजें नहीं थी। सडन ये 2 बाइलिरुबिन होते ही मेरा दिमाग एकदम मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। वो देखिए, अभी वैक्सीन के बाद आपको लीवर के इश्यूज काफी बढ़ रहे हैं। बी केयरफुल। अगर आप वैक्सीन लिए हैं तो बी केयरफुल विथ योर ब्लड रिपोर्ट्स एंड ऑल। आप अपना लीवर फंक्शन टेस्ट के साथ इंसुलिन, फास्टिंग पीपी, एचएससीआरपी, ये सब रेगुलर करते रहिए। और कोई प्रॉब्लम आने से अर्ली इंटरवेंशन हो तो जल्दी ठीक हो सकता है। नथिंग टू वरी, बस अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए। इसलिए विद इन 6 मंथ्स, अभी तो हर किसी को 6 मंथ्स में टेस्टिंग बहुत जरूरी है। और ओल्ड एज पर्सन ने अगर वैक्सीन लिया है तो डेफिनेटली दिस इज प्योर साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन। अगर आपने 6 मंथ्स पहले किया था और अभी आपको आया तो सडन है ये। और आप सडन है या नहीं उसको चेक करने के लिए आप ESR, NC पेप्टाइड देख सकते हैं।
सर 6 महीना पहले उनको बीपी राइज हुआ था तो हमने पूरा बॉडी चेकअप कराया था, तब लीवर फंक्शन इतना गड़बड़ नहीं था। अभी तो बिलीरुबिन 2 पहुंच गया, मुझे लग रहा कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं जा रहा। आई हैड स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट कोल्डनेस सेडेशन हॉटनेस टोनिफिकेशन और वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, और मैं करती रहती हूँ क्योंकि वो ओल्ड एज है, उनका नी जॉइंट पेन है ना। सर एक और चीज पूछना था कि कितने टाइम से हम कर रहे हैं, 2 दिन ठीक रहता है और तीसरे दिन वापस स्टार्ट हो जाता है नी जॉइंट पेन, तो क्रिएशन ऑर्डर डाल दिया नहीं, बाकी उसमें। ब्लड टेस्ट क्या है, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब चेक किया आपने? डी तो कम था सर, सप्लीमेंट्स दे रहे हैं। कैल्शियम लेवल कितना है? ठीक है, नॉर्मल है? हाँ। डी कम है और B12 भी कम था, तो हेमोग्लोबिन कम है सर उनका, 12.5 है, और MCH और MCHC भी काफी कम है। आयरन डेफिशिएंसी तो चल रहा है। तो आपके एनालिसिस क्या हो रही है कि मुझे कुछ ऐसे एकदम से डर लग रहा है कि कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शन तो नहीं है। ये तो आप एनालिसिस करें, सीबीसी का तो आपने किया है कोर्स, और आप क्या है ना, तो सर वही तो बोल रही हूँ, MCH MCHC कम है, और तो इससे लग रहा है कि आयरन 12.5 है हेमोग्लोबिन। नहीं, आयरन प्रोफाइल नहीं किया आपने फिर? उस दिन क्या हुआ था सर, बहुत ईचिंग हो रही थी, तो सर कि चलो ठीक है फर्स्ट पहले ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं, तो उसके साथ में मैंने लीवर KFT LFT और CBP करा लिया। तो अब वो नेक्स्ट प्लान कर दे कि पूरा जो कंप्लीट बॉडी चेकअप है वो करा देंगे। हाँ, करा लीजिए, डिले नहीं करिए, करा लीजिए, पूरा प्रॉपर एनालिसिस करिए। लीवर के लिए सर मुझे थोड़ा बताइए कि कहीं मतलब सिरोसिस तो नहीं है ये? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा, बट एक सोनोग्राफी भी साथ में करा लीजिए, ठीक है? सोनोग्राफी सारा चेकअप कराने के बाद अगर जैसे SGPT SGOT इतना हाई है, बिलिरुबिन हाई आया है, तो एक अल्ट्रासोनोग्राफी भी करा लेना चाहिए साथ में, सारा ब्लड। सो नथिंग टू वरी, आप करिए, बट हाँ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, ठीक है? मैंने ये ट्रीटमेंट तो स्टार्ट किया ऐसा कि कोल्डनेस सेडेशन हॉटनेस टोनिफिकेशन। ठीक है, आपको वो सब तो आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल, आप कॉन्स्टिट्यूशन तो स्टार्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आप ब्रांच करिए, ट्रायोजिन करिए, सब ठीक है। फकाबाजी ने लिखा है वो एकदम सही बात है, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है? तो डिले नहीं करिए विद द ब्लड रिपोर्ट्स। ओके। गुलाटी जी का नंबर मैंने स्लाइड शेयर किया था, उसमें वो नंबर है गुलाटी जी का, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। मैं आप लोग सबको अलाउ कर रहा हूँ टू अनम्यूट योरसेल्फ। भी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ सर जी। हाँ जी, बोलिए। सर जो स्किन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, समझो एक्जिमा, नहीं तो स्किन इचिंग, क्रॉनिक इचिंग, ये जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज का क्या हो सकता है सर? लंग हो सकता है या लीवर हो सकता है? जनरली इन जनरल गट में होता है। अच्छा, गट गट में होता है। जनरली क्या होता है, लीकी गट की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जनरली क्या होता है, टॉक्सिन्स हमारा जब इंटेस्टाइन से बाहर नहीं निकलता है, तो वो फिर स्किन से निकलने की कोशिश करता है, तो स्किन डिजीज होते हैं। सो लीवर डेफिनेटली है, जैसे कि हमने डिस्कशन में बताया है कि हमारा बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में 4 प्रोसेस है, हमारा रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, और हमारा इंटेस्टाइन, और हमारा किडनी। सो ये चारों में अगर डिटॉक्स एंड 5th लेवल में 0 न्यूट्रल में ले, तो हमारा लीवर का है डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस में हेल्प। सो इसमें जब प्रॉब्लम होती है तो ही प्रॉब्लम स्किन लेवल में आता है, और स्किन में भी टॉक्सिन्स रह सकता है, बट गट मेन इशू होता है। सोरियासिस के लिए लीकी गट बहुत बड़ा इशू है। और ओनली स्किन इचिंग के लिए भी गट होना चाहिए, उसका भी रूट कॉज? इस चीज में हाँ, अगर 60 से भी हम लोग जान रहे हैं ना, ड्राइनेस है, और अगर ड्राइनेस लेवल में प्रॉब्लम है, तो जनरली आपका LI के लेवल में प्रॉब्लम रहता है, स्किन में इशू। सर वैक्सीन आपने बोला ना, वैक्सीन लेने के साइड इफेक्ट होगा, कितना टाइम रहेंगे सर? ठीक है ना, अभी ये रिसर्च का टॉपिक है, ये किसी को हार्ट इश्यूज में आ रहा है, सबसे ज्यादा लोगों को हार्ट में इश्यूज आ रहा है, वो 6 मंथ से 2 इयर्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये अभी अंडर ट्रायल है, वी डोंट नो कि क्या इम्पैक्ट आएगा, बट इम्पैक्ट इज कमिंग हेल्थ लेवल पे, और हम पेशेंट्स में देख रहे हैं ये डेटा, मतलब कि गवर्नमेंट
बात नहीं कर रहे इस सब चीज़ों पे, बट हम पेशेंट को देख रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है। सर हम लोग कैसे, आप क्या करेंगे जब अब तो ले लिया 2 डोज, ले तो कैसे क्योर रहेंगे? ले लिए हैं तो सी बॉडी, अभी हमें पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा, बट बॉडी किसी भी चीज़ को डिटॉक्सिफाई कर सकती है अगर आप बॉडी को सही एनवायरनमेंट दें। तो डाइट सही रखिए, लाइफस्टाइल सही रखिए, और सन रेज़ में रहिए, नेचर में रहिए, और जल्दी सोइए, हल्का खाइए, अच्छा खाइए, इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करिए तो मिनिमम साइड इफ़ेक्ट होगा। सर ये उन लोगों को अफेक्ट ज़्यादा करेगा क्या जिनको ऑलरेडी पहले से डिजीजेस है, क्रॉनिक डिजीज लाइक डायबिटिक, बीपी, या बिल्कुल। फिर सब करेगा साइमल्टेन वैसा डिपेंड ही? करता है ना, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। बॉडी में एक टॉक्सिन गया है, वो टॉक्सिन ही है ना। जैसे मान लीजिए एक वायरस है, नॉर्मल जो वायरस आपको इन्फेक्ट करता है वायरस, तो सबके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स है ना। तो सेम वे में आपने वैक्सीन लिया है, तो वैक्सीन में वायरस का सम फॉर्म है, साथ में सम टॉक्सिक एलिमेंट्स है, तो उसका भी रिएक्शन सबके ऊपर अलग अलग होगा, सबके ऊपर सेम नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, उसके ऊपर। आप बॉडी का एलर्जिक किसी चीज से है तो और ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये कह नहीं सकते किसके ऊपर कैसा होगा, बट हाँ तो अगर आपको बचना है तो वही हुआ ना कि जो बीमार है उनको और ज्यादा मतलब जल्दी अफेक्ट करेगा, जो ऑलरेडी डायबिटिक, बीपी, थायराइड। बिल्कुल बिल्कुल आने वाले समय में बीमारियां बढ़ेंगी, हेल्थ सर सेक्टर तो WHO ने ओमिक्रॉन भी इन्वेंट कर दिया, तो चलेगा, अभी चलेगा। सर कितने साल चलेगा? प्रोजेक्ट तो 5 साल का है, लेकिन सुनने में आ रहा है 2022 में लोग ड्रॉप करेंगे, बट प्रोजेक्ट 5 साल का है। तो अभी अभी जो हमारा बॉडी में टॉक्सिन आ गया तो हम एक टॉक्सिन बाहर नहीं कर सकते? वही करना है ना, करने का डिटॉक्स करने का प्रोसेस है ना। डिटॉक्स कैसे करते हैं उसका प्रोसेस है, डिटॉक्स करेंगे तो चला जाएगा बॉडी। उसका प्रोसेस है, एक दिन बोलना था अच्छा होता है। ये डिटॉक्स पे एक लंबा टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे इसको, डिटॉक्स कैसे करना है, क्या करना है, इसके ऊपर भी गुलाटी जी ने मैंने कहा है कि एक अवेयरनेस चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसमें, अभी टॉपिक कहीं और चले जा रहे हैं हम लोग। सर एक सवाल पूछना था। हाँ जी बोलिए। अगर किसी का सर्वाइकल डिस्क ऑपरेट हो जाता है तो उसके बाद में उसको क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता है, तो कई बार मोटर न्यूरॉन जो काम नहीं करते, तो उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड में जो सर्वाइकल एरिया है उसको ट्रायोजन में हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? सर्वाइकल रीजन में? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड। तो उसमें हमारे पास 7 है ना, तो उसका क्लासिफिकेशन है हमारे पास, जिसमें हमें न्यूटो आपको लेना है। C1 को न्यूट्रो लोगे आप, C2 को आप हेट्रो लोगे, 3 और 4 को आप होमो लोगे, और 5, 6, 7 को आप न्यूट्रो में लोगे, ऐसे करके लेते। स्पाइनल कॉर्ड सर, पूरा स्पाइनल कॉर्ड को आप बोल रहे हो? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड की क्लासिफिकेशन क्या होगी सर ट्रायोजन में? नहीं, अगर सिर्फ स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड की क्लासिफिकेशन हम लोग सर्वाइकल को अलग लेते हैं। सर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है जैसे ऑपरेट करते वक्त। हाँ, नहीं तो आपको किस स्पेसिफिक लेवल पे जाना है ना, सर्वाइकल पे। यस सर। हाँ, तो सर्वाइकल पे आप जा सकते हो। ठीक है सर। 1 मिनट होल्ड करना आप, 1 मिनट। हाँ बोलिए। सर लेफ्ट कोलोनियल ब्लॉक निकला है सोनो अल्ट्रासाउंड में पेशेंट के, तो उसमें फॉलो और पियन ट्यूब के बीच में होगा, सेंटर में। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से बताएंगे आप? पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया तो उनमें उन्होंने लेफ्ट कोलोनियल ब्लॉक बताया। तो लेफ्ट कोलोनियल ब्लॉक वो यूटेरस और फॉलोपियन ट्यूब का जंक्शन रहेगा या फॉलोपियन ट्यूब का बीच का हिस्सा रहेगा? ये मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्ट। लेफ्ट कोलोनियल ब्लॉक। हाँ हाँ। और क्या प्रॉब्लम है उनको? उनको हाइपोथायराइड है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है। और रिपोर्ट आप मुझे भेजेंगे अभी? उनका कॉन्स्टिट्यूशन निकाला सर मैंने। नहीं, उनका जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। हाँ वो ठीक है, कर लिया, कल भेजूंगा सर मैं आपको। अभी भेजिए, मैं देख लेता अभी।
अभी मैं तो बाहर था थोड़ा, क्लिनिक में रखा था रिपोर्ट। अच्छा ठीक है, आप मुझे भेजिए तो मैं देख। हाँ, संजय जी पूछिए आप। हेलो सर। हाँ बोलिए। जी प्रोविजन शोल्डर का है। हेलो। हाँ, नॉर्मल सर। डिस्कशन अभी मत करिए आप लोग, नॉर्मल डिस्कशन हम लोग करेंगे जब हम लोग आज जिस टॉपिक पे है उस पे हम लोग बात करें तो बेटर रहेगा। वो स्पाइन के बारे में डिस्कस हो रहा था इसीलिए। हाँ नहीं नहीं, उस स्पाइन पे इसीलिए मैंने डिस्कशन नहीं किया, वो ट्रायोजन का डिस्कशन है, हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। मेरे पास एक पेशेंट आया है, वो 2-3 महीने से आ रहा है। उनका तो मल्टीपल प्रॉब्लम था, इंसोम्निया था, मैनी बफस था, भूख नहीं था, हेडेक था, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम था। ये तो सर ठीक हो गया, मगर उनका मल्टीपल जॉइंट में अभी भी पेन है, ये ठीक नहीं हो रहा है सर। क्या टेस्ट कराऊं? उनका सीबीसी के साथ आप विटामिन डी, B12 और लीवर फंक्शन टेस्ट तो करा लीजिए। थैंक यू सर। तो डिस्कशन हम लोग टॉपिक पे रखे तो अच्छा है, बाकी डिस्कशन हम लोग करते हैं ट्रायोजन के लिए, सब चीज के लिए कॉमन, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, हर चीज को डिस्कस डिटेल में करते हैं हम लोग। आज इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डिस्कशन 5G के ऊपर डेफिनेटली मैं अपना रिसर्च कर रहा हूँ 5G के ऊपर, एंड जो रेडिएशंस के ऊपर हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मेरा अभी रिसर्च चल रहा है। डेफिनेटली इसके अवेयरनेस के लिए मैं आऊँगा बहुत जल्द, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको रिसर्च को कंप्लीट करूँ, टाइम अभी नहीं मिल रहा है, बट ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट टॉपिक है फॉर डिस्कशन। सर किसको सप्लीमेंट देना है और किसको नहीं देना है, ये नेक्स्ट में डिस्कशन होगा? हाँ जी जी, पूरा पूरा। अच्छा, आवाज हम लोग तो ऐसे कम होते ही सीधा बोल देते हैं सर कि जैसे 12 है, 15 है। मैं भी बोलता था, तो और जिस ओमिक्रॉन या कोरोना के टाइम पे तो बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने भी गलतियां की हैं और मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं इस डिस्कशन को लेके आया हूँ कि गलतियां हुई हैं और मेडिकल वर्ल्ड में बहुत से लोग गलतियां कर रहे हैं और बहुत से डॉक्टर्स गलती कर रहे हैं इस टॉपिक को लेके, और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैंने देखा है वो बहुत गलतियां कर रहे हैं। तो सर तो धूप में बैठना ही बेस्ट है। बेस्ट है, बेस्ट धूप में। और कोई टॉक्सिसिटी, लीवर किडनी पर काम कर लेना उसकी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, गट का हेल्थ अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने सीबीसी में आप लोगों ने जाना कि सीबीसी में कितनी गलतियां लोग करते हैं, सेम वे में वही गलतियां यहाँ पे भी लोग कर रहे हैं, विटामिन डी को लेके भी कर रहे हैं। जैसे सीबीसी के आप लोगों को नॉलेज से जो फायदा मिला वो यहाँ पे भी मिलेगा। तो गलतियां हमने भी की, हम लोग भी आराम से देते थे डॉक्टर्स को, लेकिन देने के बाद जो मैंने बताया ना, कोविड में देने के बाद भी किसी का इंक्रीज नहीं हुआ, किसी का प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो गया। तो मैंने इस चीज को पूरा रिसर्च किया, समझा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर मैंने कुछ अच्छे डॉक्टरों को सीखा, समझा, सब कुछ को लेके फिर मैंने डिस्कस करके फिर मैं इस कोर्स को लेके आया हूँ। तो हम लोग डिस्कस करेंगे किस डिजीज में किस कंडीशन में देना है, किस कंडीशन में नहीं देना है, ठीक है। एंड टेस्टिंग से भी अच्छा है हमारे पास क्वेश्चनर्स होने चाहिए। क्वेश्चनर्स जैसा कि हम लोग 6 की का क्वेश्चनर है हम लोगों का हिस्ट्री शीट, वैसे ही हमारे पास क्वेश्चनर होना चाहिए। उस क्वेश्चनर के बेसिस पे रियल डायग्नोसिस हो जाती है जनरली, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बोले तो टेस्टिंग की जरूरत सर जिसको ऑस्टियोफाइट का बहुत प्रॉब्लम रहता है, कितने लोग ऐसे भी रिपोर्ट आती है कि सब जगह पर सर्वाइकल लंबर ऑस्टियोफाइट से, तो ये एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन है? हाँ, एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन नहीं उसके, हाँ एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन है, साथ में ये भी हो सकता है कि एसिडिटी के कारण हो। ओह, हेलो एसिडिटी। सर। हाँ जी संजय जी। स्माइल इवनिंग सर। हाँ जी, स्माइल इवनिंग। एक्चुअली डिफिशिएंसी डी को कंट्रोल करने के लिए आपने बोला कि सनलाइट मतलब सनराइज चाहिए। हाँ जी हाँ जी। ओके, तो मैंने देखा है ऐसा कि ऑयल लगा के, कोई भी ऑयल लगा के आप धूप में बैठे तो उसका असर बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ऑस्टियोफाइट बोले मैडम, या ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई भी ऑयल हम लगा के, पेन किलर हो कोई भी हो, मैंने 10-10 पेशेंट को बोला था एक्चुअली कि किसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो मुझे लगा कि जिन्होंने ऑयल लगाया है ज्यादा मतलब ऑयल लगाया है और धूप में बैठे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया नॉर्मली, तो जिन्होंने ऑयल लगाया और धूप में बैठे तो
विटामिन डी का जो कोई डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ऑयल जिन्होंने लगाया उन पेशेंट को में अच्छा रिजल्ट मिला है सर। हाँ, जैसे हम लोग पहले बचपन में, मुझे याद है कि हम लोग तेल लगा के धूप में बैठा करते थे, तो हमारा जो भी ट्रेडिशन था उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो सही है, लेकिन हर एरिया में कौन से एरिया में कौन सा ऑयल लगता था इसके ऊपर हमें सोचना होगा। जैसे नॉर्दर्न एरिया में हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज करते थे, साउथ का वी डोंट नो, मे बी कोकोनट ऑयल यूज होता हो। तिल का तेल सर साउथ में। हाँ, तिल का तेल भी यूज करते हैं, तो ये अच्छा है। इंडिया का जितना सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो सब सही है। धूप में बैठते थे, धूप में काम करते थे, आजकल हम लोग धूप में जाते ही नहीं है, हम लोग घर में रहते हैं, जिसके कारण से सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। यस सर। फॉरेन का सन बाथ का प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे उनका स्किन लेवल है ना, उनको उनका वहाँ सनलाइट नहीं होता है, वो इसलिए वो लेना चाहते हैं, क्योंकि सनलाइट जरूरी है। बहुत सारा रिसर्च ऐसा बताता है, जैसे टीवी के केस में उन लोगों ने हॉस्पिटल में बालकनी में ऐसे रखा कि बॉडी में सनलाइट आ रहा है, तो उनकी रिकवरी फास्ट हुई। सो सनलाइट बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मिल्क ज्यादा कम किया और विटामिन D3 ज्यादा लिया तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट है और बेकरी प्रोडक्ट। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे नहीं। हम मिल्क नहीं लेना है, बट D3 ऐसे नहीं दे सकते। D3 बिना टेस्टिंग के हम लोग नहीं दे सकते हैं। अब उसका टॉक्सिसिटी का भी चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स निकलने का जो 4 रास्ता है, वो हमारा इंटेस्टाइन है, किडनी है, स्किन है, लंग्स है। ये चारों रास्ता का अलग अलग प्रोसेस है, उसके ऊपर काम करना होता है। एंड लीवर सबसे बड़ा जो इंटरनल क्लींजिंग करता है, इसीलिए जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं तो हमारे आंखों से टॉक्सिन, जीभ में टॉक्सिन और पूरी बॉडी से टॉक्सिन निकलता है। हम स्टूल के लिए जाते हैं, यूरिन के लिए जाते हैं, तो यूरिन का कलर भी सबसे डार्क रहता है, क्योंकि वो हम लीवर ने काम किया है और सुबह बॉडी उस टॉक्सिन को फ्लश आउट कर रही है उस चारों सिस्टम से। तो अगर हम जल्दी सोते नहीं हैं, लेट से डिनर करते हैं, तो हमारा लीवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है, तो टॉक्सिन जमा होने लगता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा हम लोग कभी लंबा डिस्कशन करेंगे 1-1.5 घंटे का, तो फिर हम लोग बता पाएंगे। बट जस्ट ऐसे नहीं हो सकता। बहुत से लोग बोलते हैं ये खाने से डिटॉक्स हो जाएगा, जूस फास्टिंग से डिटॉक्स हो जाएगा, बट जूस फास्टिंग से डिटॉक्स होता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। यस सर। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो टॉक्सिन्स होता है जनरली फैट सॉल्युबल होता है, और जब हम लोग जूस फास्टिंग करते हैं तो टॉक्सिन्स रिलीज तो होता है, साथ में उसका वो ब्लड में साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके ऊपर हम अलग डिस्कशन करेंगे, बेस्ड ऑन द रिसर्च पेपर हम लोग बात करेंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। सर, सुजोग फॉर एवरीबॉडी में मैंने 2 रिपोर्ट भेजे हैं, एक थायराइड के है, तो उनको भी मैं बोलूं क्या D3 और ये चेक करने के लिए? इनका तो एंटीबॉडी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। इनको आप कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। आप रिसर्च पेपर के लिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? ओके। रिसर्च पेपर के लिए चेक कर सकते हैं उनका डी कितना था। ये हम लोग को करना है, डेटा जनरेट करना है। तो अगर आप इनका रिसर्च के लिए करिए, उनका डी अगर कम है तो आप करा के रखिए, बहुत अच्छा काम है, करा के रखिए। और फिर आप उसका थायराइड के ऊपर सिर्फ काम करिए और फिर करके देखिए कितना आ रहा है। सर, लेकिन थायराइड पे काम करना है तो थायराइड के ट्रायोरिजिन में जाके ऑपरेशनल ऑर्डर करूं और इम्यूनिटी में जाके ऑपरेशनल ऑर्डर करूं, या कुछ अलग करना है? क्योंकि सिर्फ मेरे पास ये रिपोर्ट्स है, अभी पेशेंट नहीं आई है, तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है उनका। नहीं, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करिए। आप स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ही करिए। ओके। और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर आप ट्रायोजिन से जो भी हम लोग का प्रोसेस है उस पर आप काम करिए, और इम्यून सिस्टम के ऊपर भी करना होगा ना, क्योंकि वो बोल रही थी कि वो जो थायराइड के रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब वो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन वो फोन पे बोल रही थी कि वो नॉर्मल है। वो उनसे मे बी ना फंक्शनल रेंज में देखिए ना उनका TSH कितना है। TSH अगर 4-5 है, जनरली डॉक्टर्स नॉर्मल ले लेते हैं, बट वो नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है ना? तो हाइपोथायराइड करके ट्रीटमेंट करनी है। आप अपने पास आए पेशेंट आपके पास, तो आप उनका फ्री T3, फ्री T4 एंड अल्ट्रा सेंसिटिव TSH चेक कराइए। ओके। फ्री T3, नॉर्मल T3 T4 नहीं चेक होना चाहिए, फ्री T3 T4 एंड अल्ट्रा सेंसिटिव TSH चेक करिए।
ओके ये पूरा चेक करके फिर डिसाइड करिए, क्योंकि ये इनका ओके एंटीबॉडी तो हाई है, तो डेफिनेटली या तो हाइपरथायराइड भी हो सकता है, हाइपोथायराइड भी हो सकता है। वेट गेन कैसा है पेशेंट का, वो सब देखिए क्लिनिकली, एंड उसके बाद फंक्शनल रेंज के बेसिस पे डायग्नोस करें। ओके। और उनको लास्ट ईयर कोविड भी हुआ था। ओके, तो कोविड के बाद भी काफी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। अगर उन्होंने स्टेरॉइड लिया होगा तो और भी कॉम्प्लिकेशंस हाँ, हॉस्पिटलाइज थी 4-5 दिन, लेकिन बोल रही थी कि जैसे रेमडेसिविर नहीं लिया है। अभी मालूम नहीं कि लिया है नहीं लिया है। नहीं, रेमडेसिविर तो ठीक है, एंटीवायरल है, स्टेरॉइड्स भी देते थे ना डॉक्टर्स हाँ काफी, हाँ वो सारा हिस्ट्री लीजिए आप। ठीक है, अभी हम ओके लोग को पेशेंट्स का बहुत कुछ लेना है, हम लोग को डेटा कलेक्ट करना है कि उन्होंने कोविड हुआ तो क्या हुआ, वैक्सीन लिए तो क्या हुआ, फिर उसके बाद हम लोग आउटकम समझना है और फिर हम लोग को एनालिसिस करनी है। ओके। अगर मेरे रिपोर्ट आते हैं तो मैं सर आपको भेजूंगी। हाँ ठीक है, और ग्रुप में भेज हाँ दीजिए, कोई बात हाँ नहीं, हाँ, ग्रुप में ही भेजूंगी। किसी के ग्रुप में भी और भेजिए। उनका ये करूंगी, कॉन्स्टिट्यूशन तो भी वो हाँ एक साथ भेजूंगी। सर ओके, थैंक यू। हाइपोथायराइड के लिए सर हाइपोथायराइड के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी हमको देना है ऑपरेशन ऑर्डर? हाँ, दे सकते हैं। देखिए, किसी भी हार्मोनल इश्यू में पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्वॉल्व कर सकते हैं ऑपरेशन ऑर्डर में, कोई इशू नहीं। सर लीवर भी ऐड करना है उसमें? हाँ, लीवर तो सबके, आजकल लीवर का इशू सबको है ऑपरेशन तो ऑर्डर। सर कितने दिन में टेस्ट करवाना होगा उसका, कितने सिटिंग्स में? जनरली हम लोग मंथली करते हैं, मंथ के बेसिस पे करते हैं, और फिर 1 महीने के बाद जैसा होता है फिर हम लोग अगर मेडिसिन का डोज कम करते हैं तो 15 डेज पे चेक करते ठीक सर है ये सर, लीवर लंबा चलेगा ये ट्रीटमेंट? हैं। डिपेंड करता है कितना कब से है, कितना मेडिसिन ले रहे हैं, क्या TSH का लेवल है, उसके ऊपर डिपेंड करता विदाउट मेडिसिन है सर, 13 है लेवल उनका। है। तो फिर आप 1 महीने में भी ठीक हो सकता है। जो लोग मेडिसिन स्टार्ट करते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर मेडिसिन स्टार्ट नहीं किया है तो इसका मतलब उनका बॉडी फाइट कर रही है टू कम टू द नॉर्मल रेंज। तो लेकिन सर इसमें इम्यूनिटी भी आएगा? अगर एंटी-टीपीओ चेक कर रही है, एंटी-टीपीओ हाई है तो इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, और जो कि आजकल काफ़ी कॉमन है। अभी मैंने एक पेशेंट का कराया, उनका 6000 आया है। तो काफ़ी कॉमन हो गया लोगों को, मे बी आफ्टर वैक्सीन हो रहा है ये, गॉड नोज़। सर एक क्वेश्चन पूछना था। एक लड़की का 21 एज है और उसके पूरे बोन्स में पेन है, मतलब पूरा स्पाइन में, लंबर नहीं है, थोरासिस और सर्वाइकल। उसका थायराइड मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, मतलब लग रहा है कि हाइपर है, 0.77 है TSH, और T3 T4 8 एंड बराबर 1.85 जो कुछ रेंज में रहता है वो। T3 T4 चेक करेंगे, ये हाइपर की तरफ जा रहा है। वेट कम है, हाँ वेट कम है। ये हाइपर की तरफ जा रहा है। आप उनका फ्री T3 T4 चेक करें, फ्री T3 T4 एंड टीपीओ भी चेक करें। ओके। और उसके पूरे स्पाइन में पेन है। बाकी पूरा एनालिसिस करिए, CBC, LFT, ये सब, विटामिन डी, ये सब चेक करिए। सर ESR 50 और 60 है। ये सर तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। तो वो ही समझ में नहीं आ रहा सर। बाकी मैंने टीबी टेस्ट भी कराया तो कुछ नहीं आया। उनका आप सारा रिपोर्ट करा के फिर मुझे भेजिए, फिर रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। जरूरत होगा तो मैं आपको सेलुलर हेल्थ एनालिसिस का क्वेश्चन भेजूंगा, उसका एनालिसिस कराइए। क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि इसको क्रॉनिक इन्फेक्शन है, बट फिर RA फैक्टर कराया क्योंकि पूरे स्पाइन में पेन बोलती है, तो वो भी नहीं था, 10 था। जो केस टफ हो जाएगा ना उसके लिए आप मुझे बोलिएगा, हम लोग उसका रूट कॉज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भेजती हूँ सर। तो ये थायराइड में है कुछ, तो मुझे लग रहा कि ये हाइपर की तरफ जा रहा है। 0.77 तो बता रहा क्या हाइपर है। हाइपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से इसका कैल्शियम शॉर्ट हो रहा। बिल्कुल हो सकता है। कुछ ठीक चैट है। में कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या? आप लोग डायट पूछ सकते हैं कोई, क्योंकि चैट में काफी क्वेश्चन मिस हो रहा है मुझसे। कौन सा क्वेश्चन मिस हुआ है? आप क्वेश्चन पूछ लीजिए ना डायरेक्ट। डॉक्टर सुल्ताना है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, बोलिए। सर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में डज विटामिन डी इफेक्ट? यस यस यस, टीबी के केस में अगर आप सनलाइट में रहते हैं तो रिकवरी फास्ट होती है। अगर विटामिन डी करेंगे सनलाइट से तो रिकवरी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, रिकवरी फास्ट है। बिकॉज पस ऊजिंग भी हो रहा है। स्टिल पस ऊजिंग क्यों होता है सर? कहीं
सीवियर इन्फेक्शन है इसीलिए हो रहा है, और लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रहा, लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारे बॉडी का, इसलिए ऐसा। लिम्फ नोड ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं, अभी तक हीलिंग नहीं हो रहा है लिम्फ नोड का। इसका मतलब बॉडी में इन्फेक्शन ज्यादा है, बॉडी फाइट कर रही है, तो उनका हमें इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करना होगा। और टीबी का मेडिसिन कब तक चलता है? 9 मंथ्स इज इनफ? डिपेंड करता है, पल्मोनरी में 9 मंथ होता है, बोन के केस में 18 मंथ भी हो सकता है, बोन एंड ब्रेन के केस में। सो एक्स्ट्रा पल्मोनरी लिम्फ में है, लिम्फ के केस में भी ज्यादा चल सकता है, और ज्यादा 9 मंथ से। हाँ 9 to 12 मंथ्स का पीरियड रहता है, डिपेंड करता है फिर पेशेंट का रिकवरी के ऊपर। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। सर हम चेक जो करते हैं सीरम 25OH-D, हाँ, और सप्लीमेंट देते हैं एक्टिव फॉर्म में D3 का 125 का, तो हम अगर आज 1 महीने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, तो नेक्स्ट मंथ भी जब चेक करते हैं तो सीरम 25 कर रहे हैं, तो फिर से हम अगर कम आता है वो, तो एक्टिव फॉर्म में हम 125 का दे रहे हैं, तो फिर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है क्या सर? इसीलिए बोले ना, इसीलिए तो कंफ्यूजन, पता सारा सिस्टम कंफ्यूज है, इसलिए दोनों का टेस्टिंग जरूरी है। हाँ, तो ये कंपलसरी होना चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, वो सस्ता है तो इसलिए खाली वही कहते हैं कि ये कर लीजिए। एग्जैक्टली हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास 2 जनवरी को रहेगा क्या? देख लेते हैं, डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन के ऊपर डिसाइड। सर प्लीज 2 जनवरी मत करिए सर। ठीक है, चलिए कोई बात। हाँ जी बोलिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर एक्टिविटी 2 years अप्रॉक्स, वो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, मतलब चल लेते हैं, दौड़ने का जब टाइम आएगा तो वो दौड़ नहीं पाएंगे, कुछ फेंकना हो तो वो हाथ से फेंक नहीं पाएंगे, हाथ बहुत ऊपर तक अच्छे से नहीं रोटेट नहीं कर पाते हैं, उठा नहीं पाते हैं, तो रीजन क्या होगा सर इसके पीछे? टीबी रिकवर हो चुका है टीबी से? यस सर। अच्छा, कितने दिन हुए? 2 years। 2 years हो चुके हैं। उनका लीवर फंक्शन टेस्ट कराइए पहले आप। जनरली क्या होता है, लीवर हमारे मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, तो मसल्स की वीकनेस है तो लीवर फंक्शन टेस्ट करके देखना होगा। लीवर वीक हो, लीवर पे काम करने से ये ठीक हो जाना चाहिए। लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने से ये पता चलेगा कि मसल वीक है या क्या? लीवर में प्रॉब्लम है कि नहीं। लीवर जनरली मसल्स के लिए तो फिर हमें मैग्नीशियम भी करना होता है, लेकिन जनरली ये सॉल्ट की जो टेस्टिंग होती है ना, उसके रिपोर्ट्स रिलायबल नहीं होते हैं, हमें सिम्पटम्स पे जाना होता है। तो जनरली हम बेसिक टेस्ट करके देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर लीवर का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मसल्स का प्रॉब्लम रहेगा। सर बट उनके मसल्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो जो पेशेंट है उनके जॉइंट्स का प्रॉब्लम है। वो अच्छे से, बहुत अच्छे से, वन साइड ही है, सिर्फ वन साइड, एक हाथ तो वो अच्छे से यूज करते हैं और एक हाथ में मुट्ठी नहीं बन पाते हैं ढंग से। वो रेंज ऑफ मोशन जो उसको हम लोग बोलते हैं, रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर नहीं है, राइट? तो जो रेंज ऑफ मोशन होता है ना, ज्वाइंट और मसल्स इंटीग्रेटेड है ना, मसल्स एंड ज्वाइंट, जो गॉल ब्लैडर एंड लीवर कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टेड है मसल्स एंड ज्वाइंट से, तो कनेक्टेड है ना। अगर मस्कुलर प्रॉब्लम होगा तो हम प्रॉपर मूव नहीं कर पाएंगे, तो ज्वाइंट एंड मसल्स रिलेटेड होता है ना। लीवर फंक्शन क्लास के टाइम पे आते सब। थैंक यू सर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कभी। बाकी आज विटामिन डी से डिस्कशन काफी मेडिकल कोर्सेज के हो गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट, देखते हैं। हो सकता है 2nd को नहीं रखें, ठीक है, सेलिब्रेशन है, 9 तक रखेंगे हम लोग, नेक्स्ट संडे। और कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी का? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी। मालूम मेरा एज अभी 60 रनिंग है, थोड़े टाइम से ऐसा लगा कि मसल्स टोन कम होते जा रहा है,
लीवर फंक्शन टेस्ट तो किया, सब नॉर्मल है, तो और कौन सा टेस्ट करना चाहिए? जैसे हमने बोला मैग्नीशियम और सॉल्ट्स का कोई टेस्ट करना जरूरी? लीवर फंक्शन टेस्ट जनरली आप जो रेफरेंस रेंज देखते हैं हम उसको नहीं देखते हैं, हम लोग फंक्शनल रेंज देखते हैं, राइट। तो फंक्शनल रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं जनरली। जैसे कि लास्ट एक सीबीसी कोर्स में मनीषा जी हैं साथ में, हमने उनका डिस्कशन किया तो उनका एचजीपीटी एचजीओटी स्लाइटली हाई है एज पर द फंक्शनल रेंज। नॉर्मल रेंज के नॉर्मल है बट उनका सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो लीवर के सिम्टम्स आ रहे हैं। सो जनरली होता क्या है ना, ये हमारा ब्लॉग अगर आप जाके पढ़ेंगे जिसमें हम फंक्शनल रेंज और पैथोलॉजिकल रेंज के बारे में हमने ब्लॉग लिखा है, तो ये कहता है कि आपको सिम्टम्स हैं और आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको लगता है बीमारी क्यों है, क्योंकि वो आपका पैथोलॉजिकल रेंज में नहीं आया है, फंक्शनल रेंज क्रॉस कर चुका है, यानी आपकी बॉडी फंक्शनली डिस्टर्ब हो चुकी है, राइट। ये फंक्शनल मेडिसिन का जो नॉलेज है बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, तो हमें फंक्शनल रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, सर हमारा सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, काफी प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो और कोई टेस्ट करना जरूरी नहीं है मतलब? फिर उसी ब्लड रिपोर्ट को हमें एनालिसिस करना होगा, तो आप ओके दे सकते हैं एनालिसिस के लिए, काफी लोगों को नॉलेज है, अभी जस्ट सीबीसी का ही नॉलेज है लोगों को, उस बेसिस पे दे सकते हैं, या फिर आप गाबा जी से बात कर सकते हैं, गाबा जी को ग्रुप पे भेज के कर सकते हैं डिस्कशन, ग्रुप में भेज के कर सकते हैं, या फिर पूरा एनालिसिस के लिए आप गाबा जी से बात कर सकते हैं, या फिर हमारे क्लिनिक में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके थैंक स्माइल, थैंक्स। फिर आज का डिस्कशन हम लोग यहीं रोकते हैं। ओके, स्माइल थैंक्स, बाय। स्माइल थैंक्स, स्माइल थैंक्स सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ जी बोलिए। स्माइल थैंक्स सर, बाय बाय। बच्चों को खाने की इच्छा होना और वो स्पाइसी नहीं खाते बेचे सब बच्चों, तो उनके लिए सिस्की के बजाय ट्रायोर्जिन में कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं कैसे? फिर से पूछिएगा, क्या पूछे थे आप? बच्चों को बार बार मिठाई खाने का इच्छा होना, अच्छा, बार बार मीठा खाते हो, तीखा नहीं स्पाइसी नहीं खा सकते हो बच्चे, हाँ तो हाँ। उनके लिए सिस्की छोड़ के ट्रायोर्जिन में कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या सर? इसको समझना होगा कि क्यों मीठा पसंद है उनको। एज क्या है? एज 12 ईयर्स है। जनरली बच्चों के केस में हम लोग वॉर्म्स का प्रॉब्लम रहता है, उसके कारण से भी हो सकता है। जिन बच्चों में वॉर्म्स होता है उनको मीठा की पसंद ज्यादा रहती है, तो वॉर्म्स के लिए तो ऐसे एडवांस ट्रायोजिन का ट्रीटमेंट है इम्यून सिस्टम पे, बट आप इम्यून सिस्टम में ऑपरेशन ऑर्डर और लोअर कोर में ऑपरेशन ऑर्डर लूनर सिस्टम से, ठीक है सर, ये करके देखिएगा फिर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, माय इवनिंग सर। हाँ जी, स्माइल इवनिंग राकेश जी, बोलिए। सर मैं लेट आया हूँ अभी, थोड़ा बताएंगे क्या बताया आज आपने? हल्का सा विटामिन डी के ऊपर डिस्कशन हुआ है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो विटामिन डी का आज बेसिक डिस्कशन जस्ट हुआ है, पूरा कोर्स हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे करेंगे। तो बस विटामिन डी क्या है, कैसे बनता है, ये सब के ऊपर बेसिक डिस्कशन हुआ, बाद में फिर कुछ डिजीज को लेकर डिस्कशन हुआ है, 1-1.5 घंटे का डिस्कशन। अगर थायराइड कम हो तो विटामिन D3 कम हो सकता है? हाँ हो सकता है, उस केस में हम लोग थायराइड के ऊपर पहले काम करते हैं, विटामिन डी के ऊपर काम नहीं करते। तो ये मैं जानना होता है सर, जरा जल्दी अपलोड कर दीजिएगा। कोशिश करता हूँ मैं कल तक अपलोड कर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक लेडी है 70 ईयर ओल्ड, तो उनका एक्सटर्नल ओरिफिस ईयर का जो है वो बंद हो गया है, तो इसके पीछे क्या रीजन होगा सर? ऑफिस बंद हो चुका है? यस सर, और डिस्चार्ज हो रहा है। इन्फेक्शन हो सकता है। ओरिफिस इन्फेक्शन किस टाइप का सर? इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जनरली ईयर में फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। तो इन्फेक्शन के ऊपर काम करिए, या फिर आप 60 के ऊपर भी काम करिए, 60 से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम कर सकते हैं, या फिर वन साइड में है तो आप ट्रायोजिन अगर जानते हैं तो ट्रायोजिन से ईयर पे काम कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर वन साइडेड है तो एक्सटर्नल। कौन सा साइड है? अगर राइट साइड है तो आपको ड्राइनेस चक्र के ऊपर काम कर सकते हैं, एक्सटर्नल ड्राइनेस चक्र के ऊपर काम करने से ये। सॉरी सर, एक्सटर्नल ड्राइनेस चक्र के ऊपर काम करेंगे तो ठीक हो सकता है। Sir, she seems to have bacterial infection in that ear.
कोई ना कोई इन्फेक्शन है, और बाकी वो ब्लड तो टाइटस मीडिया है, हाँ, टाइटस इन्फ्लेमेशन है अंदर काफी है, तो वो ब्लड टेस्ट से कंफर्म भी हो जाता है और आप काम करेंगे तो सर वो मेडिसिन से ओरिफिस नॉर्मल हो सकता है क्या? हम लोग तो सुजोग से ही करते हैं मेडिसिन से। मेडिसिन देखिए, एक चीज समझने की कोशिश करिए, मैं इसके ऊपर भी काम करने की कोशिश करूंगा एक प्रेजेंटेशन के लिए, कि डिजीज जो है ना, इन्फेक्शन वो कॉज नहीं होता है। मतलब जो कॉच रॉबर्ट कॉच जो थे, जिन्होंने कॉच पोस्टुलेट बनाया था कि जर्म थ्योरी दी थी कि जर्म के कारण हमें डिजीज होती है और उसके कारण से एंटीबायोटिक लिए जाते हैं। एक्चुअली वैसा नहीं है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सीड इज नॉट इम्पोर्टेंट, सॉइल इज इम्पोर्टेंट, उन्होंने लास्ट अपने डेथ बेड पे कहा था। The seed means virus and soil means our body. So body important. And sir, तो इसे diabetic? वो भी Yes, जाना। slightly. वही। बस वो भी रीजन है एक। हाँ, तो वही है ना कि एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए समझने की कोशिश करें कि हम लोगों को एलोपैथी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट नहीं करना है कि ये डिजीज है, ये ट्रीटमेंट है। हमें ऑलवेज उसका रूट कॉज समझना होता है, रूट कॉज बॉडी को एज ए होल देखना होता है। जो इतने भी ट्रेडिशनल साइंस है तो उनका होलिस्टिक अप्रोच होता है, सुजोग का भी वही होलिस्टिक अप्रोच है। तो हमें एज ए होल उनकी कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के फिर उसको हार्मोनाइज करना होता है। तो रूट कॉज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि डिजीज का कॉज क्या है, पेशेंट को डिजीज हुआ क्यों है। ये मॉडर्न साइंस है जिन्होंने जर्म थ्योरी को प्रमोट किया है कि जर्म के कारण डिजीज होता है। सर क्रॉनिक कोल्ड कफ भी हिस्ट्री रह सकती है, आई थिंक साइनस एलर्जी स्टेशन ट्यूब का जो कनेक्शन होता है, तो इसमें हिस्ट्री टेकिंग बहुत जरूरी है। विदाउट हिस्ट्री टेकिंग हम लोग ट्रीटमेंट नहीं बता। यहाँ मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, बट जनरली हम लोग अप्रोक्स 1 ईयर पहले ब्लीडिंग हो रहा था उनके ईयर से। तो ब्लीडिंग जनरली इन्फेक्शन और वो जब ठीक इंजरी भी हो सकती फिर नॉर्मल वाइटस डिस्चार्ज। हाँ, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है या इंजरी भी हो सकती है। इंजरी ऐसा तो कुछ इंजरी का कोई वो हिस्ट्री है नहीं सर। नहीं, बर्ड से कुछ करने टाइम ऐसा कुछ। यस सर, ये हो सकता है। हाँ, वो पूछ लेना होगा आपको। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? सर एक लेडी है जो 57 कुछ है, उसका सर्वाइकल लंबर थोरासिस सब अफेक्टेड है। देन मैंने आरए फैक्टर कराया तो वो बढ़ा हुआ था, 80 था, बट जॉइंट्स में इतनी सीवियर पेन नहीं है, बट सी सेड की है जॉइंट्स में पेन। बट जब HLA 27 कराया तो वो नेगेटिव आया, बट उसके स्पाइन में ज्यादा प्रॉब्लम है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ये HLA 27 हम लोग कराते हैं, वो निगेटिव आया था, RA निगेटिव आया था। बट मेडिकल साइंस में क्या है ना, हम लोग सिम्टम्स भी देखते हैं, कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं, मेजर है, माइनर सिम्टम्स को मैच करते हैं, तो उसको हम लोग सेरो नेगेटिव बोलते हैं। सेरो नेगेटिव रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सेरो नेगेटिव एल्कलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो सिम्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना रहता है। तो हम उसमें एंकाइलोजिंग में काम करें या फिर? देखिए हमारी जो 6 के ऊपर हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग 62 में डिजीज वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो हम लोग सिम्टम वाइज क्लासिफिकेशन ज्यादा करते हैं, राइट। हम एनर्जी को डायग्नोस करते हैं, ना कि आरए का ट्रीटमेंट अलग है 60 में और एंकलाइजिंग का डेफिनेटली अलग है। बट स्पाइन लेवल पे जब आप काम करेंगे तो अगर ट्रायोजन से यूज करेंगे तो आपका आरए का भी ट्रीटमेंट के लिए और हेयर्स के लिए भी सेम हम लोग कर सकते हैं होमोसिलेशन। तो आप सिम्टोमेटिक जाइए अगर डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो रही है ब्लड टेस्ट में तो। लेकिन अगर आरए पॉजिटिव आया तो काफी सिटिंग हो गई, एक दिन कम रहता है, एक दिन ज्यादा रहता है सर्वाइकल लंबर थोरासिस। तो फिर मैंने आरए फैक्टर कराया तो आरए फैक्टर 80 आया, एंड देन फिर मुझे लगा कि ये पूरे स्पाइन में है, तो देन HLA 27 कराया तो वो नेगेटिव आया। अगर आरए पॉजिटिव आया है तो डेफिनेटली इम्यून सिस्टम का कुछ ट्रीटमेंट आरए के अकॉर्डिंग हमारा करना होगा जो एडवांस में है, ठीक है। तो एनी हाउ आपको नॉलेज है ही कॉन्स्टिट्यूशन ट्रायोजन का, साथ में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व रखिए। और इम्यून में तो सब ऑपरेशन ऑर्डर ही डाल रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं आएगा रिजल्ट तो आप हमें बोलिएगा, हम फिर उसके एडवांस आपको बताएंगे। तो इनको सर क्या आरए फैक्टर में ही करना है या एंकाइलोजिंग करना है? आरए में करिए, क्योंकि एक दिन इसको कम होता है, मतलब जो मैं सर्वाइकल के लिए हम देते हैं, थोरासिस को देते हैं, लंबर को देते हैं, एक दिन कम होता है, एक दिन ज्यादा होता है। तो V4 ट्राई किया आपने? हाँ सर, V4 एनर्जी लाइन।
V4 में होमोसिडेशन किया आपने? लोअर को मेरिडियन भी ट्राई किया। नहीं, ये पूरा इन्वॉल्व है ना, तो आपको V4 ट्राई करना है, लोअर कोर सिर्फ लो बैक पेन के लिए। ट्राई तो किया है सर, फिर भी देखते। V4 साथ में इम्यून सिस्टम दोनों। इम्यून ऑपरेशन ऑर्डर। हाँ, उनको साथ में क्या सर्दी की प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन भी? सर सर्दी की प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन भी है? सर्दी नहीं है, वो एक ऐसा मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे इतना टफ लग रहा है कि पहले मैंने आपको बताया ना कि पहले वो बोलती थी मुझे ठंड लगती थी, अभी मुझे हॉट ज्यादा गर्मी ज्यादा लगती है। पूरे साल 365 दिन ठंडे पानी से नहाती है। एंड देन फैन चाहिए रहता है उसको ठंडी में भी, तो कोल्डनेस तो नहीं है। और फिर इसलिए मुझे खाली ड्राइनेस और हीट कंफर्म लगा, तो मैं सेडेड ड्राइनेस 25 हीट यूनिट में काम कर रही हूँ। बाकी मुझे हॉटनेस एंड कोल्डनेस में। आप इनका कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री शीट शेयर करिए ग्रुप में, वी विल डिस्कस। ओके सर। मतलब ये कोल्डनेस एंड हॉटनेस, ये कोल्डनेस तो नहीं है कंप्लीट कोल्डनेस, मैंने आपको बोला था। तो फिर इंटरेस्टिंग केस है, आप शेयर करिए मुझे। हाँ, ये इमोशन में पर जब मैंने बात की इतने दिन में उसने कभी नहीं बताया, तो वो था जैसे हेट्रेडनेस एंड सैडनेस, फियर था उसमें, कई सालों का था। नहीं ठीक है, आप इनका हिस्ट्री शीट शेयर करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो सर। मैडम ने जो अभी केस बोला है उसमें PNST ऐड करने के लिए कहिए उनको। हाँ, PNST उन्होंने सीखा। PNST कर रहे हैं आप? PNST तो हम सब में करते हैं सर। अच्छी तरह से 10 स्टेप फॉलो कीजिए तो आपको रिजल्ट आना चाहिए। ये वो दुख रहा है, बाद में लंबर दुख रहे, पेन हो रहा है या सर्वाइकल हो रहा है, आपने वो बोला ना, तो हाँ, अच्छी तरह से कीजिए। नहीं तो मैं ट्राई पेशेंट में स्पाइनल इशू है या सर्वाइकल है। अच्छी बात है। और कुछ मिस हुआ है क्या देखिए। मुझे लगता है जब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो PNST प्लस किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके मैडम, और ट्राई कीजिए, और कुछ मिस हो मुझे सर वही लग रहा है कि RA फैक्टर है, तो ये इसी वजह से। हाँ, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। RA फैक्टर पे काम करूंगी 4-5-6 सेशन के बाद, फिर देखती हूँ। हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशन शेयर करिए। कॉन्स्टिट्यूशन अगर सही नहीं रहने से नहीं सर, जो कंफर्म हो रहा है, जैसे मैंने यूनिट में ड्राइनेस प्लस तो पाया एंड हीट माइनस है, बट कोल्डनेस एंड हॉटनेस नहीं समझ पा रही हूँ। ये मतलब ये हॉटनेस भी, कोल्डनेस कंप्लीट तो नहीं है इसको। नहीं ठीक है, आप शेयर करिए ना, ऐसे एक पॉइंट को देख कर नहीं डिसाइड, आप शेयर करिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। जैसे आज के लिए यहाँ कंक्लूड करते हैं हम लोग। ओके ओके स्माइल बाय। Smile, thanks sir. Wonderful session. Thank you sir.